और आज के टाइम में ना आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना होगा? क्रॉस आज मेरे पास गोल्ड नहीं है, बट अगर आज मेरे पास गोल्ड होता अच्छा एलोकेशन तो मैं अब तक 50, 60, 70% बेच चुका हूँ। अगर कोई बहुत ही बिगिनर है तो इफ यू वांट टू टेल देम कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और किसको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, हाउ यू पुट इट फॉरवर्ड? 95% पीपल कम टू स्टॉक मार्केट फॉर रिटर्न्स। 2% लोग समझ ये आते हैं कि मुझे वेल्थ कैसे बनानी है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव यू इन्वेस्टेड इन? इन्वेस्टिंग इज लॉजिकल बट पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ये जो मेरी फर्स्ट SIP है इसको तो मैं शायद कभी हाथ भी नहीं लगाऊं, ये मेरे साथ ही ऊपर जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड हिज नेम इज गजेंद्र कोठारी। एंड टू बी जस्ट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, आप MD एंड CEO है एटिका वेल्थ का, राइट? एंड मैं आपका सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करता हूँ ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो बस सिखाते हैं। आप एक ऐसे इन्वेस्टर्स के ग्रुप में एक ऐसे व्हाट यू से कैटेगरी में आते हो जिन्होंने पहले वेल्थ बिल्ड किया एंड देन अभी आप लोगों को सिखा रहे हो। और वेल्थ भी आपने ऐसे बिल्ड किया कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क है तो इश्क है, ऐसे जो चीज़ें बोलते हैं ना, तो आपने उसका एग्जैक्ट उल्टा किया। बिना रिस्क लिए बोरिंग तरीके से, विदाउट एनी रिस्क, हाउ कैन यू बिल्ड अ वेल्थ, हाउ कैन यू बिल्ड अ कॉर्पस, आपने वो सिखाया। एंड दैट्स वाई पीपल एडमायर यू सो मच। एंड आई थिंक आपने 2010 में एक छोटे से SIP से स्टार्ट किया था। एंड राइट नाउ हाउ मच इज दैट SIP राइट नाउ? SIP कितने कॉर्पस में बदल गया है? हाँ, सो राइट 2010 में किया था, बढ़ाते गए SIP। जो इनकम आती गई हमेशा उसमें डालते गए। इस साल अभी 42 lakhs की SIP पर मंथ जा रही है एट ए फैमिली लेवल हमारी। ओके यस, एंड सो बिकॉज नाउ आपने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि दिस इज़ द वे टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो हर साल आपको अब दिमाग नहीं लगाना है। जो भी आपकी इनकम आती है, जो आप खर्चा करना चाहते हो वो कर दो, जो बचती है उसको बस SIP में डालना है। कुछ और नया करने का नहीं सोचना है कि मैं स्टॉक में जाऊं, डायरेक्ट स्टॉक्स में जाऊं या फिर क्रिप्टो में जाऊं। आई थिंक एंड प्लस आपके दिमाग में आपको अब ये मानना है कि नाउ यू आर प्लेइंग द वेल्थ गेम, नॉट रिटर्न्स गेम। ओके। अक्सर लोग वेल्थ और रिटर्न्स में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, लोग भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू स्टॉक मार्केट फॉर रिटर्न्स। अच्छा, ओके। 95% पीपल कम टू स्टॉक मार्केट कि मैं 20%, 25% रिटर्न कैसे बना सकता हूँ। 2% लोग समझ ये आते हैं कि मुझे वेल्थ कैसे बनानी है। अच्छा, ओके। और ये रमेश दमानी जो बहुत बड़े एस इन्वेस्टर, वो हमेशा कहते थे कि मेरे पिताजी जो हैं वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत रिटर्न्स कमाया लेकिन वेल्थ नहीं बनाई। ओके। रिटर्न्स क्या होता है? आपने 100 रुपये में लिया, एक महीने में 102 पे बेच दिया, 105 पे बेच दिया, तो आपको लगता है 5% रिटर्न मैंने एक महीने में बना लिया। तो आप उसको एनालाइज करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर दिखता है। तो आप हर स्टॉक को लेते हैं, थोड़े दिन में बेच देते हैं, तो इन एंड आउट करते रहते हैं। ओके, राइट। सो आप जस्ट सोचिए ना, आपने 101 पे लिया, 103 पे बेच दिया, फिर 105 पे लिया, 108 पे बेच दिया, 110 पे लिया, 112 पे बेच दिया। सो ऐसा करते करते स्टॉक 150, 200 पे पहुंच गया। आपने सब लेवल पे लिया, सब लेवल पे बेच दिया। मैंने 100 पे लिया, कुछ नहीं किया, 100, 200 पे बेचा है। ओके। पूरी जर्नी को राइड किया है मैंने, टैक्स भी नहीं दिया। ओके। और वेल्थ बनाने में एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप कितना कम चर्न करते हो और कितना कम टैक्स देते हो। ओके। क्योंकि आप वेल्थ शायद आप 20% रिटर्न बना लोगे, बट हर बार आप जब चर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट को आप 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रहे हो। तो जो इसका इम्पैक्ट आता है वो 30-40 साल बाद बहुत मैसिव इम्पैक्ट आता है। ओके। द रीज़न वाई आई पुट इन SIPs एंड नॉट डू डायरेक्ट स्टॉक्स, बिकॉज डायरेक्ट स्टॉक्स में मैं शायद वहाँ भी मान लीजिए 18% रिटर्न बना सकता हूँ, 20% बना सकता हूँ, बट जब मुझे स्टॉक चर्न करना है तो मुझे उसी वक्त कंपाउंडिंग को तोड़नी पड़ेगी और गवर्नमेंट को टैक्स देना है। प्लस जो डिविडेंड मेरे पास आ रहा है उस पर भी 30% हाईएस्ट स्लैब पे टैक्स लगता है। अच्छा, ओके। राइट। ये दोनों चीज़ें म्यूचुअल फंड में नहीं है। फंड मैनेजर कितने बार भी चर्निंग करे, मुझे मतलब वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। वो ये ट्रस्ट फॉर्मेट में तो टैक्स एग्जेम्प्ट है, प्लस जो कंपनीज डिविडेंड देती है वो सारा टैक्स फ्री NAV में ऐड हो जाता है। तो मैंने जो SIP की, आपने जैसे बताया 2010 से, मैंने आज तक वो SIP तोड़ी नहीं है, मैंने निकाली नहीं है, अभी भी कंटिन्यू है। ओके। राइट। तो मैंने 1 रुपया भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। तो वो अपने आप में 15 साल में कितनी बड़ी कंपाउंडिंग है। और अभी तो 15 साल हुए हैं, मुझे और 15 साल चलाने हैं। ओके। ये जो मेरी फर्स्ट SIP है, इसको तो मैं शायद कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये मेरे साथ ही ऊपर जाएगी। द रीज़न वाई, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। आपने अगर 100 साल, एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था जहाँ पे अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिचेस्ट फैमिली थी, कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट करके।
जिन्होंने आज से 100 साल पहले रेल रोड्स वगैरह यूएस में सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, ट्रैक्स, रेल रोड ट्रैक्स जो बनते थे, तो वो फैमिली वहीं से निकली थी। ओके। उस वक्त वो रिचेस्ट फैमिली इन यूएस थी। अगर वो रिचेस्ट फैमिली और कुछ नहीं करती, दिमाग नहीं लगाती और खाली वहाँ के जो सेंसेक्स है, वहाँ का इंडेक्स है जो डाउ जोन्स बोलते हैं, उसमें डाल के भूल जाते थे ना, तो आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट ओनर्स होते, वर्ल्ड के। ओके, राइट। बट उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया उसमें, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नए बिजनेस कर लेते हैं। और आज वो फैमिली बैंकरप्ट है, कोई याद भी नहीं है। खत्म हो गई वेल्थ। राइट। तो जो सबसे बड़ी मैंने जो लेसन सीखा है वेल्थ बनाने का, वो इनएक्टिविटी। भरत, स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट पर्सन। इट्स अ डिवाइस, अनफॉर्चुनेटली इतने सारे अब ये मतलब हम देखते हैं कंटेंट आ गए हैं, व्हाट्सएप नॉइज, तो हमें लगता है हमें कुछ ना कुछ एक्शन करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तो अगर कोई मतलब आपने ये सही बोला है, इनएक्टिविटी से पेशेंस से वेल्थ बिल्ड किया जा सकता है, बट दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर कोई एक इन्वेस्टर है तो मतलब कैसे वो ये डिसिप्लिन या कैसे वो ये हैबिट या स्किल भी, मान लिया आज के टाइम में इसको स्किल भी बोल सकते हैं, ना करना भी कुछ स्किल ही है। तो ये जो डूइंग नथिंग वाला जो स्किल है, कोई इसको कैसे बिल्ड कर सकता है, या आपने कैसे बिल्ड किया इसको? सो ये बहुत इजी नहीं है, ये एक हिसाब से आपका टेम्परामेंट का फीचर है, आप कैसे एज ए पर्सन हो, कॉन्स्ट्रक्ट का फीचर है। तो लकीली मेरे में ये नेचुरल आया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे जो भी ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट से लेके चार्ली मगर, इन सब की किताबें पढ़ी, तो मैंने एक ही चीज़ देखा कि इन्होंने वेल्थ इसलिए बनाई है, टाइम दिया, समय दिया इन्होंने, किसी को जल्दी नहीं थी। है ना। वो एक बहुत अच्छी कहावत है, मैंने कल पढ़ी थी, नेचर इज नेवर इन ए हरी बट येट एवरीथिंग गेट्स अकम्प्लिश्ड। तो सेम चीज़ इन्वेस्टिंग में भी है। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, काम हो जाएगा। तो लेकिन लोगों को क्या लगता है कि उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जब सब लोग ले रहे हैं, सब लोग ये बातें कर रहे हैं। आज ही मैंने एक बहुत बड़ा ये ब्रॉडकास्ट मैसेज देखा कि यूएस ETF क्रिप्टो करेंसी में से आज लोगों ने कुछ बहुत पैसा निकाला है 1-2 दिनों में, क्योंकि स्टॉक क्रिप्टो करेंसी स्लाइड हो रही है। तो सोचो, जो चीज़ स्लाइड हो रही है आप उसमें से और निकाल रहे हो, तो वो तो और रैपिडली स्लाइड होगी। राइट। तो यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो जो समझदार आदमी होगा वो उसको एक ही काम करना है, जो भीड़ करती है, जो क्राउड करती है, उसका रिवर्स करना है। अगर आपको और कुछ नहीं समझना दुनिया में, स्टॉक मार्केट में या फाइनेंस इंडस्ट्री में कैसा पैसे बनाना है, कि आप पब्लिक का उल्टा करो। बिकॉज शायद और बहुत जगह पब्लिक राइट हो सकती है, बट इन स्टॉक मार्केट यूजुअली व्हाट इज पॉपुलर इज रेयरली प्रॉफिटेबल। इज रेयरली प्रॉफिटेबल। जो भी चीज पॉपुलर है, लास्ट 1 साल में क्या पॉपुलर है एसेट क्लास हमारे इंडिया में? गोल्ड। तो अभी भर के पैसा है, इस साल गोल्ड में आया है। तो अगर आप इतने हाई लेवल पे गोल्ड खरीद रहे हो, सिल्वर खरीद रहे हो, इन नेक्स्ट 3-4 years इट इज वेरी लाइकली टू गिव वेरी सबपार परफॉर्मेंस। जो चीज पॉपुलर नहीं है, आज से 1 साल पहले लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे, स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद रहे थे। आपको याद होगा 2 साल पहले SME इंडेक्स बहुत चल रहा था, उस टाइम बहुत चल रहा था। राइट। अभी IPO की बूम चल रही है। अभी हर जो IPO आ रहा है, सबका साइकिल आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लिया है, वॉरेन बफेट का सिंपल लॉजिक कि बाय लो सेल हाई, एनीथिंग विच इज लो, एनी एसेट क्लास। सो जैसे अभी मैं बिटकॉइन में फिलहाल मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। इंडियन रेगुलेशंस डोंट अलाउ, टैक्सेशन बहुत हाई है, प्लस वो रखूँ कहाँ पे, मतलब ऐसे सेफ्टी पता नहीं है, वॉल्ट वगैरह। बट अगर इंडिया में बिटकॉइन सेबी अलाउ करती है और ETF फॉर्मेट में आता है, जहाँ पे आप इजी बाय सेल कर सकते हो, तो आई विल बाय व्हेन इन दीज टाइम्स व्हेन मार्केट्स आर क्रैशिंग, लेट्स से। अभी तक खैर अभी भी बहुत ऊपर है ETF जो बिटकॉइन के है, बट someone like me would like to buy when nobody is buying, and everybody has thrown in the towel कि इससे बेकार चीज़ कोई नहीं है। तब मुझे वो एसेट क्लास अच्छी लगती है, because that's how you will make money. Howard Marks always says कि what you buy doesn't matter, what you pay for it matters. The price you pay for it. वो बोलते ना, कचरे के ढेर में भी सोना है।
राइट। और आप इनफैक्ट इंडिया में देखो कितने जो भी ये वेस्ट का काम करते हैं, दे स्ट्राइक गोल्ड देयर, क्योंकि आपने बहुत कम भाव पे खरीदा पूरा का पूरा ढेर, और उसमें क्या क्या निकल सकता है आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज व्हाट यू पे वाज पीनट्स। करेक्ट। तो दिस मे नॉट अप्लाई इन स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि आपने 2 रुपये 5 रुपये वाले सारे स्टॉक्स ले लिए और उसमें कोई निकल जाएगा, बट जनरली इन सेक्टर्स, सेक्टर नेवर गोज डाउन। और अगर आपने कोई कंट्री चुना है, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया कि, तो आपको मालूम है कि यू नॉट बेटिंग ऑन अ वेरी स्मॉल कंट्री जो खत्म हो सकती है, यू आर बेटिंग ऑन अ लार्ज इकोनॉमी गोइंग थ्रू अ बैड फेज। इफ यू आर बेटिंग ऑन अ लार्ज कंपनी गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, that's again a good investment if you're doing direct stocks. But because I don't do, I can't comment. So generally I pick sectors and thing like that, and it comes very naturally to me कि यार इतना सस्ता है, कोई ले नहीं रहा है, तो यार ले लो अभी। करेक्ट। और फिर वेट ही तो करना है अपने को। सही बात है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लेवरेज का तो पैसा है नहीं कि मुझे लोन देना है, इंटरेस्ट पे है। तो आई रियलाइज एवरी टाइम यू वर्क अगेंस्ट द क्राउड यू मेक लॉट ऑफ मनी। द ओनली थिंग इज नॉट सर्टेन कि कितना जल्दी या लेट बनेगा, बट पेशेंस रखो सर। सही बात है। एंड अभी आपने ये बोला ना कि यू वांट टू बाय लो, और मे बी लाइक यू टोल्ड दिस कोट नो कि व्हाट इज पॉपुलर यू नो इज रियली प्रॉफिटेबल। करेक्ट। इज इट बिकॉज अगर कुछ पॉपुलर हो जाता है तो सब लोग उसको हायर वैल्यूएशन पे खरीदते हैं और वो वैल्यूएशन और ज़्यादा पुश करता है तो महंगा खरीदते हैं। अभी ये रियल एस्टेट में हो रहा है, लग्जरी रियल एस्टेट इन इंडिया, दिल्ली, बॉम्बे, आप देखो, बैंगलोर, सब जगह टॉप एंड रियल एस्टेट की प्राइसेस देखो आसमान छू रहे हैं, सब लोग अभी भाग रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत रॉन्ग टाइम है, मेरे हिसाब से। अगेन आई मे बी रॉन्ग, मैं जैसे गोल्ड फॉर दैट मैटर, सब लोगों ने खरीदा, सेंट्रल बैंक्स भी खरीद रही है, अब तो पब्लिक भी खरीद रही है, आप ETF वाले भी खरीद रहे हैं। Correct. तो गोल्ड हैज गॉन अप, सिल्वर हैज गॉन थ्रू द रूफ। Yes, yes. तो नाउ फॉर नेक्स्ट 3-5 years either it has to correct significantly. So there are 2 kinds of corrections. एक तो प्राइस करेक्शन होता है कि भाव बहुत टूट गए, और एक होता है टाइम करेक्शन कि भाव टूटे नहीं है बट 5 साल फ्लैट रहे हैं, तो भी तो नुकसान है, आपका पैसा तो काम नहीं किया। Absolutely. सो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड हो गया, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो अभी बहुत बड़ा बूम आया लास्ट 5 सालों में, अब अगर जो हाई रेट पे खरीद रहा है अगले 4-5-7 साल ही मे नॉट अर्न मच रिटर्न्स, और वेरी फ्लैट रिटर्न काइंड ऑफ थिंग। Okay. सो यू हैव टू बी गोइंग अगेंस्ट द क्राउड, मतलब यू विल बी इन माइनॉरिटी बट यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। सी, एंड एक चीज़ सोचो ना, वर्ल्ड में जो 1% लोग रिच हैं वो इसीलिए रिच है बिकॉज दे गो अगेंस्ट द माइनॉरिटी, मतलब दे आर इन द माइनॉरिटी एंड दे गो अगेंस्ट द मेजॉरिटी। Okay. ये हम जो बात करें सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, Yes. बट इट कम्स विथ योर ओन टेम्परामेंट कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। क्योंकि ना जब देखते हैं ना दोस्त खरीद रहा है, रिश्तेदार खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं ही ना पैसे कमाओ इसको। देखो सब लोग जो खरीदते हैं ना भरत, दे ऑल बाय ऑन नैरेटिव्स, Yeah. स्टोरीज पे। ये स्टोरी अच्छी चल रही है अभी, राइट, और उनको जो भी बेचने वाले आते हैं वो और बढ़िया स्टोरी बताते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो सब अभी बताएंगे कि गोल्ड इंडिया बहुत खरीद रही है, यू नो अब ये वर्ल्ड वार भी हो सकता है। मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त जो पॉलिटिक्स ट्रैक करता है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है अभी, राइट। मतलब क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोलता अभी तुम बस देखो गोल्ड यहाँ से डबल होने वाला है इस रेट से, और फिर इतना अनसर्टेनिटी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम जो बात करो स्टोरीज पे कर रहे हो, मुझे स्टोरी से ज़्यादा नंबर्स, वैल्यूएशंस क्या, वो इंटरेस्ट है। ठीक है, जो तुम्हें वो हो सकता है, बट ऑलरेडी यू आर पेइंग सो मच, इट इज देयर इन द प्राइस, पेइंग अ प्रीमियम वैल्यूएशन, एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग द प्राइस, राइट। तो मुझे जब तक वो प्राइस जस्टिफाई नहीं होता ना, मैं आगे नहीं जाता, मैं स्टोरी पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। ओके, राइट। सो आज ही मेरे पास एक बहुत अच्छा डेटा आया सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड रेशियो का, राइट। किस वंस, मतलब सेंसेक्स गोल्ड रेशियो इज राइट नाउ 0.68। व्हाट इज द सेंसेक्स गोल्ड रेशियो? सेंसेक्स गोल्ड रेशियो मतलब सेंसेक्स ऊपर है, गोल्ड नीचे है। तो अगर 0.68 है तो मतलब सेंसेक्स 0.68 है, गोल्ड 1 है आज की डेट में, राइट। 0.68 by 1 इज 0.68%। तो ये रेशियो में मतलब ये है कि अगर सेंसेक्स 1 है तो उसके हिसाब से आज गोल्ड 1.7 के हिसाब से है। एवरी यूनिट ऑफ सेंसेक्स इज 1.7, तो गोल्ड इज एक्सपेंसिव राइट नाउ। तो जब ये रेशियो 0.68 के आसपास आया है, नेक्स्ट 3 साल सेंसेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ये गोल्ड ने बहुत खराब दिया है। ओके। और ये हिस्ट्री पूरी है, 20 साल की हिस्ट्री है। तो ये नंबर देख के मेरा बल्ब एक सेकंड में जल जाता है कि हाँ, दिस इज मेकिंग सेंस।
Okay. So I should not be touching gold right now. Okay. Right now, I can be wrong for next 3-6 months again. You know, gold can continue its momentum, but over 3-5 years, most likely this data holds good. Okay. So when generally I look at this kind of data, then I take a decision कि मुझे क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना. ठीक है. So it's all, अगर आप broad level पे देखो ना, it's all common sensical and logical. But people say that investing is logical, but people make it complicated. Complicated, yeah. Because उनके आसपास के फ्रेंड्स उनको अलग अलग स्टोरी स्पिन करते हैं. Yes. इसीलिए. Correct. और देखो क्या होता है ना कि आज पॉडकास्ट में भी आप वही बात करोगे जो हॉट चल रहा है. Exactly. तो आप उसके रीजन जस्टिफाई करोगे सो दैट people get into it. So we fall into that narratives वाला thing. Yes. I try to avoid that. Very well. And अभी आपका मेजर इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड्स में ही है. मेरा सारा 95% 96% म्यूचुअल फंड्स में है. बाकी जो 2-3 है वो PMS है, विच इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड. Okay. PMS और म्यूचुअल फंड में खाली एक फ़र्क होता है कि म्यूचुअल PMS में कुछ एक कस्टम स्ट्रैटेजीज होती है. जैसे एक PMS में मैंने डाला, इट्स जस्ट टू ट्राई इट आउट. आई एम अ बिग फैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. जनरली कि वेल्थ जो बनती है ना वो कॉन्सेंट्रेशन से बनती है. आप दुनिया में जितने भी रिचेस्ट मैन है, एलॉन मस्क कैसे वेल्दी बना, एक ही कंपनी टेस्ला, कॉन्सेंट्रेटेड बेट. वो अगर S&P 500 इंडेक्स फंड में डालता ना तो कभी नहीं बन पाता था. उसने मेहनत की, उस कंपनी को लेके गया, मार्केट कैप बढ़ा, इट बिकेम रिच. अभी ग्रो के ओनर्स देख लीजिए आप सारे. वन कंपनी मेहनत की. अब आज ही वो कोई बता रहा था कि वन ग्रो इज इक्वल टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 175 साल लग गए, ग्रो स्टोरी है 10 साल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? सो concentration has a lot of power if you know what you're picked. Acha, okay. I don't know the stocks directly, but suppose if you're a great stock picker, you have a wonderful track record, और आपने किए हैं, और आपने आके बोला कि ये 4-5 कंपनीज है. Now again when I'm buying not as a stock picker, I'm buying as an owner. Okay. Right? So I trust you with my money. You are buying that as an owner to make each of them become 20-30 bagger over a 6, 7, 8 year period. There's no restriction on the timeline. Understood. Right? तो आप 4 पिक किए, 5 पिक किए, चारों पांचों कभी आपके विनर नहीं होंगे. Okay. You will go wrong in half of them. कितना भी आप रिसर्च कर लो, okay, the thesis will not play out as per your thinking. Expectation. But एक के 2 भी आपके राइट पिक हो गए ना, और वो आपने 30 बैगर चला लिए, बाकी चाहे 2 0 भी हो जाए ना, तो आपका जो रिटर्न आएगा इट कैन बी 25-30% कैगर. Okay. दिस इज द ब्यूटी. सो द गेम विच आई वॉन्ट टू प्ले इन लाइफ इज कॉल्ड asymmetry game. Heads I win, tails I don't lose much. Can you explain it? Asymmetry वाला. Asymmetry. Simple word. Symmetry मतलब क्या होता है? दोनों साइड इक्वल. Symmetry. ऊपर नीचे सेम, लेफ्ट राइट सेम, सिमेट्री हो गया. एसिमेट्री मतलब इट इज नॉट इक्वल. एक साइड में नुकसान कम है, ऊपर ज्यादा है. सबसे बेस्ट एग्जांपल एसिमेट्री का होता है. जब हम बच्चे थे ना, हमें कोई केक काट के भाई बहन के साथ शेयर करना होता था, वो हम एसिमेट्री करते थे. जो बड़ा भाई है वो बड़ा वाला पीस अपने लेता था, राइट, और छोटा वाला छोटे भाई को देता था. दैट वाज एन एसिमेट्री एग्जांपल. कभी हाफ नहीं होता था वो जनरली. तो मार्केट में भी somebody like me always want to go for asymmetric return. जहाँ मेरा रिस्क कम है, रिटर्न बहुत ज़्यादा है. तो अगर मैंने 4 स्टॉक में डाले, 5 स्टॉक में पैसे डाले, 3 स्टॉक 0 हो गए, 5 स्टॉक में 20 रुपए करके डाले, सब में 5, 60 रुपए 0 हो गए. लेकिन जो 40 रुपए डाले वो अगर 20 बैगर 30 बैगर बन गए, माई पोर्टफोलियो रिटर्न विल 20-30% कैगर. बिकॉज डाउन साइड में तो आप लास्ट 0 तो जा सकते हो, उसके नीचे तो नहीं जा सकते. अपसाइड में तो कोई लिमिट नहीं है. यानी खोने का पैसा लिमिटेड है, लेकिन गेन करने का पैसा ज्यादा है. थिंक ऑफ इट लाइक ऑप्शंस ना, ऑप्शन पे ऑफ. आप जब ऑप्शंस बाई करते हो, आप खाली प्रीमियम पे करते हो, ऊपर का पूरा अपसाइड आपका है. इन लाइफ, इन स्टॉक मार्केट, इन वेल्थ, आई वांट टू प्ले दीस काइंड ऑफ गेम्स. राइट. लोगों को लगता है कि यार ये कितना रिस्की लिया है 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो, बट अगर आपने होमवर्क अच्छा किया, यू हैव टू ईदर यू कैन डू ऑन योर ओन और यू हैव टू बेट. वॉरेन बफेट का अगर आप होल्डिंग देखोगे, आज से 2 साल पहले तक 50% होल्डिंग वाज एप्पल. अभी भी 21% इज एप्पल, 10% इज कोका कोला, राइट.
7-8 स्टॉक है जो 10% 80% उनका पोर्टफोलियो है, राइट, एंड ही हैज बीन होल्डिंग इट फॉर मेनी इयर्स, बट दैट इज व्हाट हैज क्रिएटेड मैक्सिमम वेल्थ फॉर हिम। ओके ओके राइट, आज मैंने जो मेरी मैक्सिमम वेल्थ बनाई है, मैंने मेरी सारी कंपनी के ग्रोथ से ही तो बनाई है। तो सिंगल कंपनी रिस्क में मैं खेल रहा हूँ, ऑफ कोर्स उसमें मेरा हार्डवर्क पसीना सब लगा हुआ है, बट अगर इफ आई हैव दैट capability to identify 5 such good other businesses with 5 good entrepreneurs, okay, और आपको दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। बट अगर मुझ में वो स्किल नहीं है तो जो फंड मैनेजर जो कर सकता है करो। और वैसे भी मेरा बाकी 95% तो सेफ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में ही है, जो मुझे 15-17-18% कंपाउंडिंग दे रहा था। दिस आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू सी इफ इट वर्क्स। आई मे बी रॉन्ग, 5 साल बाद पता चलेगा, हम चुपचाप वापस वहीं आ जाएंगे। और राइट हुआ तो विल इंक्रीज मोर, स्केल इट। सो दिस इज हाउ, बट everything where I have done it is actually very simple. I try to keep it very simple. I'm going for long haul. Someone like me, see, स्टॉक मार्केट आपको 12-13-14% रिटर्न आराम से देता है। आप दिमाग नहीं भी लगाओ, पैसिव फंड में डालो तो इंडेक्स फंड में, ETF में मिल जाते हैं। मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 2-3% कैसे और ज़्यादा कमा सकता हूँ, उसमें भी ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे फिर आप उसका नुकसान ही करोगे। करेक्ट। वंस इन ए वाइल आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ऐसी, उसमें आप कैसा थोड़ा प्रोएक्टिव हो कि आप डालो एंड देन पेशेंसली वेट करो, तो 2-3% आपको जो किकर मिलता है, दैट ओवर ए 20-30 ईयर पीरियड बिकम्स अ मैसिव गेम चेंजर। ओके सो आई हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ दिस। तो अभी आपने ये PMS वगैरह का बताया ना, हाँ, तो वो तो उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी थोड़ा पैसा बन गया। करेक्ट। बट अभी अगर कोई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है तो उनके लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिलेवेंट होगा, राइट? तो अगर कोई बहुत ही बिगिनर है तो इफ़ यू वांट टू टेल देम कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और किसको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, हाउ यू वुड पुट इट फॉरवर्ड? देखो, म्यूचुअल फंड बहुत सिंपल व्हीकल है भरत, सेबी उसको रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो, आपके जैसे और लाखों इन्वेस्टर्स हैं, तो म्यूचुअल फंड को आप एक बस की तरह समझो, राइट? बस A पॉइंट से स्टार्ट होती है, B पॉइंट तक जाती है, बीच में 50 स्टॉप्स आते हैं, तो वो हर 50 स्टॉप से बस रुकती है, पैसेंजर इन आउट करते हैं, रूट फिक्स्ड है, राइट? आपका भाड़ा भी बहुत कम लगता है, फेयर बहुत कम लगता है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट व्हीकल, मतलब आप बहुत बड़ी बस में कंफर्टेबली जा रहे हो, राइट? और ड्राइवर इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। बस के ड्राइवर्स आर सपोज टू बी वेरी एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग वही काम किया है, करेक्ट, राइट? And it is government regulated. Again, buses are from the government of that state and country. So mutual fund fits this definition very well. Mutual fund is like that bus vehicle, regulated by SEBI. Fund manager जो 20 साल से पैसा मैनेज कर रहे हुए हैं, लाखों इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। आप 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जब चाहे डाल सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो, राइट? उनकी वो स्ट्रैटेजी फिक्स है कि वो पैसा कहाँ डालेंगे, लार्ज कैप में डालेंगे, मिड कैप में डालेंगे, सेक्टर फंड में डालेंगे, इंटरनेशनल स्टॉक्स में डालेंगे, वो स्ट्रैटेजी फिक्स्ड है, वो लिखा हुआ है। और सारी उस फंड की इन्फॉर्मेशन है कि आज की डेट में उस फंड का कॉर्पस कितना है, टोटल कॉस्ट क्या है, आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आपका कॉस्ट क्या होगा, आपका कॉस्ट धीरे धीरे कम कैसे होगा अगर फंड का वैल्यू बढ़ता है, तो सब चीज़ें लिखी हुई है। टैक्स, अच्छा, गवर्नमेंट ने इसको स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं जो PMS में नहीं है। मैंने आपको बताया ना, फंड मैनेजर बाई और सेल करते हैं तो नहीं लगता है, वो बाकी कहीं नहीं है। PMS में जब फंड मैनेजर मेरे भी यहाँ पे बाई सेल कर रहे हैं तो मुझे हर बार टैक्स देना पड़ रहा है, मेरे को डिविडेंड पे 30% टैक्स लग रहा है। सेम चीज़ AIF में। तो ये तो मतलब अगर मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ, बेचता हूँ, तो मुझे टैक्स देना। अगर कोई फंड मैनेजर स्टॉक खरीदता है अपने पैसे से, सिप के पैसे से या म्यूचुअल फंड के पैसे से, वो जब बेचते हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं लगता। जब आप 20 साल बाद बेचोगे ना, तो उस वक्त आपने जो गेन बनाया है तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फायदा है। म्यूचुअल फंड का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो स्ट्रैटेजी में वो डाल रहे हैं उसके अगेंस्ट एक बेंचमार्क होता है, निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स, उसको बीट करना है। अगर मान लीजिए वो लार्ज कैप फंड है तो उसका बेंचमार्क है कि मुझे ये इंडेक्स फंड को बीट करना है। वरना आप इंडेक्स फंड में भी पैसा डाल सकते हो। S&P जो निफ्टी 50 है उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, उसमें जो एग्जैक्टली वो स्टॉक्स है उसी में आपके पैसे जाते हैं। तो किसी को अगर कुछ भी नहीं मालूम और आप जो बोले ना बिगिनर है, तो उसको तो सबसे पहले इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए। उसमें आपको फिर आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज 80% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ इंडिया, 80-85%। सेफ भी है, 50 लार्जेस्ट कंपनीज, चाहे 500 रुपये हो चाहे 5000 रुपये हो, आपका पैसा बेस्ट 50 कंपनीज ऑफ इंडिया में है। ये आपका 100 रुपये आपने जो डाला कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वो जीरो होने के लिए सारी 50 कंपनीज को जीरो खत्म होना पड़ेगा।
यस, वो नहीं हो सकता है. एब्सोल्युटली. आपने जो आज डाला है 100 रुपये, वो 10% टूट सकता है, 20% टूट सकता है, 30% शॉर्ट टर्म में टूट सकता है. बट जब आप कोई भी ऐसा इक्विटी फंड में डाल रहे हैं, आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 5-7 ईयर्स होना चाहिए. आप शॉर्ट टर्म के लिए डालेंगे, ओके, राइट? तो अगर आप ये डालते हैं और आप 13-14% जो कंपाउंडिंग है 12%, जो भी इंडेक्स देता है, पिछले 30 सालों में 35 सालों में इंडेक्स ने 13.5-14-15% का रिटर्न दिया, विच इज़ अमेजिंग. यस. बट आप 12 भी मान के चलिए. सी यू शुड कंपेयर योर रिटर्न्स नॉट नेवर इन नॉमिनल टर्म्स कि मुझे 12-15 चाहिए. यू शुड ऑलवेज कंपेयर योर रिटर्न्स इन्फ्लेशन प्लस 5-6% इन इक्विटीज. ओके. क्योंकि आज से 20 साल पहले इन्फ्लेशन भी 10-12% था. 20 साल पहले. तो आपको पता है बैंक एफडीज 12% रिटर्न देती थी. वहीं पर खत्म हो रहा था पूरा. सोचिए, इन्फ्लेशन के साथ ही खत्म हो रहा था. क्योंकि बैंक एफडी और इंटरेस्ट रेट विल ऑलवेज बी सिमिलर. इंटरेस्ट रेट्स. ओके. तो अगर बैंक एफडीज इंटरेस्ट रेट्स अगर 10-11% थे, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन, तो बैंक के इंटरेस्ट भी 11-12% थे. तो आप ये मत खुश होइए कि मैं 12% बैंक एफडी में मिल रहा है. आप 1 या 2% ही रियल रिटर्न बना रहे थे. करेक्ट. तो उस वक्त स्टॉक मार्केट 20% रिटर्न देता था. 95-2000 की बात बता रहा हूँ. बट आज वो 20% एक्सपेक्ट करना इज नॉट द राइट थिंग. लास्ट जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं वो 0.25 आया था. ओके. चलो 0.25 वॉज अ वेरी एक्सेप्शनल. आप अपने कंट्री में इन्फ्लेशन आप 5% मानिए आज की डेट में, 5-6%. तो मैं हमेशा मानता हूँ 6% अगर इन्फ्लेशन है तो 5-6% आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिलेगा. ओके. बैंक एफडी विल गिव यू 2%. बैंक एफडी या डेट म्यूचुअल फंड्स विल गिव यू 2% हायर देन इन्फ्लेशन. Gold might give you 3% to 4% higher than inflation. Real estate again might give you 3-4% higher than inflation. Equities will give you 5-6% higher. Equities is the only asset class which will give you higher than any other asset class plus inflation. So my logic is, if inflation today let's say is 5-6%, I have the right to earn another 5-6%. मतलब 5% का इन्फ्लेशन प्लस 5-6%. Yes, which brings me 12%. अच्छा. So अगर आज मेरे पोर्टफोलियो में 12 भी आ जाता ना, I'll be very happy. Because I'm linking it to my inflation. Yes. But 12 एक नॉर्मल इन्वेस्टर को आना चाहिए. आई एम ए प्रोफेशनल, मैं 20 साल से हूँ, मुझे थोड़े हैक्स मालूम है, एक्सपीरियंस भी है, बहुत सब ऊपर नीचे देखे हैं. तो मैं सोचता हूँ मुझे यहाँ से 2 और 3 भी एक्स्ट्रा मिल जाए, जो 12 प्लस 2 और 3, आई एम हैप्पी. अगर इंडेक्स 12 देगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन 15 खुद के पैसों के लिए, और मुझे फिर 18-20 में नहीं जाना है. तो ये मैंने मेरा फ्रेमवर्क बना के रखा है. मतलब आपका एकदम पीसफुल स्ट्रैटेजी है. रिस्क भी नहीं लेना है. नहीं. आराम से थोड़े से मतलब नॉमिनल से थोड़ा ज्यादा अगर रिटर्न्स मिल गए तो आप कंपाउंडिंग को यूज करके अपना पैसा ग्रो कर रहे हो. 2-3 games I am playing. I am playing all my money I am putting in one asset class or one vehicle where I have my 100% conviction. So मेरा जो सबसे बड़ा पावर ऑफ फोकस है, मैं ना 10 जगह अलग अलग जगह करके नहीं रखा हूँ कि यार लोगों को मैं बहुत देखता हूँ रियल एस्टेट 3-4 लिए हुए हैं, गोल्ड में फिजिकल भी लिए हुए हैं, ज्वेलरी भी ली हुई है, ये भी किए हुए हैं, सब तरीके किए हुए हैं. उधार पे भी पैसे दिए हुए हैं, ब्याज पे भी पैसे दिए हुए हैं, फिर एफडी भी है. मतलब हर जगह उन्होंने फैला के रखा है. उनको लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे. इट मे वर्क फॉर मेनी ऑफ देम, बट फॉर मी इफ आई एम फोकस, आई नो वो सारा का सारा मेरा पैसा काम कर रहा है. आई कैन ट्रैक ऑन वन पीस ऑफ पेपर कि मेरा वेल्थ कैसे बढ़ा है. करेक्ट. राइट. सो दैट इज वन. देन सेकेंडली आई एम पुटिंग वेयर आई अंडरस्टैंड इट फुल्ली. अगर मैं आज 6 जगह पैसा लगाऊंगा ना, तो मुझे नहीं पता कि आई अंडरस्टैंड रियल एस्टेट बेटर, या गोल्ड की डायनामिक्स मुझे समझ में आती है कि नहीं, या मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दिए, मुझे हमेशा स्ट्रेस होगा वो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे. राइट. तो मुझे वो स्ट्रेस नहीं लेना है. हियर मार्केट भले ही 30% नीचे चला जाए, मुझे मालूम है कि ये टेम्परेरी डाउन है. जब तक मैंने प्लग नहीं निकाला है, मैंने रिडेम्पशन बटन नहीं दबाया है, तो मेरा लॉस नहीं हुआ है. ये खाली कागज पे लॉस है. ये नोशनल लॉस है. करेक्ट. तो मुझे क्यों टेंशन है. और आज एक्स लेवल पे आपका कॉर्पस बन गया, 30% डाउन है, वो X-30 भी बहुत है आपके लिए. रोज की जिंदगी के लिए आपको कोई स्ट्रेस नहीं है. ट्रू. तो जब ये है तो देन द ओनली थिंग विच आई एम प्लेइंग इज अ लॉन्ग गेम. जितना लंबा गेम खेलोगे, अगर आप 12-15% से कंपाउंडिंग कर सकते हो, इट विल बिकम अ बिग स्टोन ओवर टाइम. यू नो, रोलिंग स्टोन जो बात करते हैं. अंडरस्टैंड. दैट्स द गेम. दैट्स द सिंपलेस्ट गेम यू कैन थिंक ऑफ. आपने पहली बार SIP स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड में. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज योर फर्स्ट SIP अमाउंट? सो 5,000 का मैंने 5,000 के 2 SIP चालू किए थे. 10,000 का SIP. एक टैक्स सेवर फंड था और एक स्मॉल कैप फंड था. ओके. और अच्छा वो मैंने उस वक्त दिमाग नहीं लगाया कि क्या क्यों है.
एक तो टैक्स सेवर ATC में बेनिफिट मिलता था, बट आज मैं कंपेयर करूँ ना तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया. जो टैक्स सेवर वाला फंड है, इट इज़ लाइक अ डाइवर्सिफाइड फंड. इट हैज़ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. तो उसका 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है. एंड दैट इज गिवन बाय द वे 18% कंपाउंड रिटर्न एवरी ईयर. 18%. यस. सो CAGR. सो हर साल 18 नहीं आता है, बट तब से लेके आज तक जो रिटर्न है उसका एवरेज 18 है. किसी साल 22-23 आया होगा, किसी साल कुछ नहीं आया होगा, किसी साल माइनस हुआ होगा, बट 18% ओवर 15 years इज क्रेजी. एंड व्हाट इज द जस्ट टू नो, ये अपना निफ्टी का आपको पता है CAGR कितना? निफ्टी का मुझे नहीं लगता है 12-13 से 13 से ऊपर होगा. अच्छा, ओके. सो इट हैज इफेक्टिवली निफ्टी को उसने बीट किया. निफ्टी को बीट किया. पार्शियल रीजन इज बिकॉज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब है. दैट इज वन. सेकेंडली फंड मैनेजर हैज ऑल्सो डन अ गुड जॉब. अल्फा मिला है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है. तो निफ्टी ने 13-14 दिया है, बट इसने 17-18 दिया है, विच इज कमेंडेबल. तो एक फंड मैंने वो लिया. दूसरा मैंने लिया स्मॉल कैप फंड. पहले उसका नाम माइक्रो कैप फंड होता था, एंड दैट फंड हैज गिवन 20%, ऑलमोस्ट 20% कैगर फॉर द लास्ट 15 years. अगेन वो फंड का भी ऐसा फेज आया कि बहुत अच्छा किया, बहुत खराब किया, बहुत अच्छा किया, बहुत खराब किया. आज की डेट में 15 साल में इट इज नॉट द बेस्ट फंड, इट इज नॉट द वर्स्ट, इट इज समवेयर इन द मिडिल. बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मुझे 19-20% का CAGR है और मुझे क्या चाहिए, तो दोनों फंड का मैं मिलाऊं तो 18-19% का कैगर है मेरा. ओके. एंड मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है. बट मुझे लगता है ये इसलिए बना है क्योंकि मैंने दिमाग नहीं लगाया. अच्छे टाइम पे भी चलने दिया, खराब टाइम पे भी चलने दिया. और अब तो जब इतना कन्विक्शन आ गया है, तो मैंने एक एनालिसिस किया था कि मैंने जब 10 साल कंप्लीट हुए थे ना, तब कोविड का पीरियड चल रहा था, अगस्त 2020. तब तक मैंने 24 लाख डाले थे, और उसकी वैल्यू कुछ 36 लाख के आसपास ही थी. कुछ ज़्यादा नहीं थी. और 5 साल जब अभी कंटिन्यू किया ना, तो 18 लाख मैंने 12 लाख डाले थे, उसकी वैल्यू 24 लाख थी 10 साल में. और 5 साल अभी मैंने कंटिन्यू किया, तो टोटल मैंने 6 लाख और डाल दिए. तो 18 लाख इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और 24 लाख हैज बिकम 90 lakhs टुडे. Such a growth. Okay. Now just imagine the same block over the next 5 years. और 5 साल में मैं 6 लाख ही डालूंगा. 18 will become 24. But I'll be very surprised कि ये जो 90 लाख है, ये 2-2.5 करोड़ कहाँ जाके रुकता है. This is how it is going to compound now. और यूजुअली ऐसा क्यों होता है कि आप देखोगे ना, तो SIP अगर आप 12 साल कर रहे हो, 15 साल कर रहे हो, तो आखिरी के जो 3 साल होते हैं वो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यू आर राइट. सो अभी आप मेरे 15 साल हो गए, तो नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ कॉर्पस ऑफ 90 lakhs ऐसे लम सम ना. तो अब वो वहाँ से उस ग्रोथ पे काम करेगा. बाकी का 5 साल में जो मैं 5-5 हज़ार 10 हज़ार डालूंगा, वो तो नॉर्मल ग्रोथ करेगा. बट जो 1 करोड़ का जो मॉन्स्टर है, ये अभी ये कॉर्पस बन गया है, इट विल नाउ ग्रो एट अ फास्टर पेस. दैट इज द ब्यूटी. सो SIP में भी जो 25 साल में जो रिटर्न आता है ना, जो 5 साल में रिटर्न आता है लास्ट 5 years में, इट इज इक्वल टू व्हाट यू मेड इन द फर्स्ट 20 years. ओके. और आज के टाइम में ना आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना होगा? इट जस्ट क्रॉस 60, मतलब इट इज अराउंड 60. या अभी ये फ्लैट, मतलब ऑफ कोर्स लास्ट 1 साल में फ्लैट ही रहा मार्केट, ज़्यादा कुछ है नहीं. बट चूंकि मैंने थोड़ा चाइना में डाला था, तो वो उसने थोड़ा अच्छा कॉम्पनसेट किया है. बट माई लास्ट ईयर रिटर्न हैज़ बीन हार्डली 5-7% ऑन द टोटल पोर्टफोलियो. मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है. अपना जो बोलते हैं ना, अपना काम है पैसे डालना. आप जो कमाई करो वो डालते जाओ. बट 10,000 से 60 करोड़ का, वो भी मतलब आपने अभी जो किया है ना, 10,000 के SIP से स्टार्ट किया, एंड राइट नाउ योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज अबाउट 60 करोड़. करेक्ट. और इस पूरे जर्नी में आपने ना रिस्क लिया, ना आपने कोई मतलब हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया. एंड ये जो मतलब ये थिंकिंग था ना कि मतलब 10,000 से मैं स्टार्ट करूंगा, 60 करोड़ तक आएगा, आपने सोचा था ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं. ओके. ये सब देखो, उस वक्त यू आर टू नाइव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दीज थिंग्स. और कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है ना, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना अपने साथ होते हुए, आपको उसका पावर नहीं पता चलेगा. आज जैसे मैं कितना भी बता दूं कि ये 10 का 60 और ये आपके साथ भी हो सकता है, आपको उतना कन्विक्शन नहीं आएगा जब तक आप अपने पोर्टफोलियो में होते नहीं देख लोगे. और बहुत उतना तो सोचने का भी नहीं था. बट एक चीज़ ये थी कि लोगों को लगता है कि मैंने रिस्क लिया क्योंकि सारा पैसा इक्विटीज़ में है. बट मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है इससे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है. बिकॉज माई मनी इज इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ नॉट कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड. चाइना में भी है, और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में भी है, थ्रू म्यूचुअल फंड्स. तो यार बहुत सेफ है ना. मतलब 500
700 कंपनीज में अगर आपका पैसा है ओवरऑल थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, तो ये कंपनी सारी तो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं. करेक्ट. It might be in single asset class which can go for through a temporary shock. That is okay. But it is never a permanent loss. Yes. So बहुत बार लोगों को लगता है ये तो बहुत रिस्क है. क्योंकि एक बात बताता हूँ, मेरे जैसा पोर्टफोलियो किसी का भी नहीं है. मेरे हजारों लाखों मतलब इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं. Nobody has that guts to go all in. Yes. In one asset class. But to me it is the safest, right? Secondly, बहुत लोगों को लगता है कि मैं स्मॉल कैप में करता हूँ, मैं सेक्टर फंड्स में करता हूँ, तो बहुत रिस्की है. बट एज आई टोल्ड यू, आई एम प्लेइंग इट वेरी सेफ. जब वो बहुत डाउन है तभी डालता हूँ, नॉट जबकि वो बहुत हाई है. वैल्यूएशन, लोअर वैल्यूएशन पे आप प्रेफर करते हो. जो चीज़ 100 रुपये की है ना, मुझे 50 में चाहिए तभी मैं खरीदने जाऊँगा. 100 की 100 भी मुझे देना सही नहीं, मतलब फेयर भी नहीं देना है. A good person would always like to find, you are finding a good company at a reasonable fair valuation. तो अगर 100 की चीज़, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं ना, 100 की चीज़ अगर आपको 60, 70, 80 में मिल रही है तो ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. अगर आप रॉन्ग भी गए तो आपका नुकसान कम होएगा. एग्जैक्टली. तो वो इंडस्ट्री ये सेक्टर 20, 30, 40% टूटा हुआ है, मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिया, उसके बाद और 10%, 20% टूट सकता है, मैं और एवरेज डाउन करता हूँ, राइट. एट एवरी 5-10% फॉल आई टॉप इट अप फर्दर. तो मुझे मालूम है किसी न किसी दिन तो वहाँ से यू टर्न चालू करेगा. तो जो सबसे ज़्यादा पैसा मैंने बॉटम पे डाला ना, वो सबसे जल्दी रिटर्न बनाएगा मेरा. Okay. So and that strategy has worked wonderfully for the last 10-15 years. Okay. So in my mind there is no risk, but when people look at my portfolio they say it's a super risky portfolio. Yes. तो अभी आप ये जो लो रिस्क वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना वेल्थ बिल्डिंग के लिए. करेक्ट. तो आपने ये आपके डॉटर के पोर्टफोलियो में भी रेप्लिकेट किया है. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी जहाँ पर आपने 10,000 के SIP से 14 ईयर्स में उसको 1 करोड़ में ग्रो किया हुआ है. तो अभी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बच्चों, अभी आजकल आपको पता ही है, राइट नाउ एजुकेशन हैज़ बिकम सो मच एक्सपेंसिव. एवरीबडी वांट टू गिव गुड एजुकेशन टू किड्स, या मतलब बच्चों की शादी के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दे वांट टू बिल्ड वेल्थ फॉर देयर किड्स. तो अभी अगर मान लो कोई पेरेंट है जो 10-20 हज़ार का या 25 हज़ार का SIP कर सकते हैं, तो व्हाट इज द अप्रोच दे कैन टेक सो दैट ये 10-20 हज़ार का जो SIP है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 करोड़ या 5 करोड़ का कॉर्पस बने? आराम से बन सकता है. सो ये मैंने जब किया था ना, मेरा होल पर्पस था कि मुझे ये जर्नी 15-20 साल बाद लोगों को दिखानी है. एंड ग्लैड वी आर एबल टू यूज दिस. जब ये SIP चालू की थी, आई वॉज वेरी श्योर कि दिस इज गोइंग टू बिकम अ गुड नॉलेज फॉर एवरीबडी. क्योंकि उससे पहले मैंने देखा किसी ने ऐसा नहीं किया था, ये किसी को पब्लिक को पता ही नहीं था. देखिए आज हम जब बात करें तो अब तो चलो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड पता है, जब लेकिन मैंने चालू की थी ना और मैं समझाता था ना, तो किसी को कुछ नहीं पता था. ओके, राइट. और मैंने एक ही फंड में डाला. वो फंड मुझे भी पता नहीं था अच्छा करेगा कि नहीं खराब करेगा. वो फंड ने बहुत खराब किया 2021-22 में. ओके. 23-24 में फिर बहुत अच्छा किया और अभी भी ठीक कर रहा है. तो वो आप एक फंड में डालो या 2 फंड में डालो, डजंट रियली मैटर, राइट. बट जनरली आई टेल पीपल, पेरेंट्स, कि अगर आप बच्चे के नाम पे 18 साल कर रहे हो, यू कैन चूज अ मल्टी कैप फंड, या इफ यू आर मोर एग्रेसिव यू कैन गो फॉर अ स्मॉल कैप फंड ऑल्सो. क्योंकि आप 18 साल नहीं निकालने वाले. खाली वोलाटिलिटी बहुत रहेगी, आपको ध्यान नहीं देना है. और एक अच्छा हैक देता हूँ, चूंकि आपने बच्चों के बारे में पूछा. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जब आप SIP चालू करते हैं ना, बच्चे के अकाउंट से चालू कीजिए. ओके. बच्चे का बैंक अकाउंट खोलाइए. कल ही मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मेरे ऑफिस आया, उसका एक बेटा हुआ अभी 2 महीना हो गए, उसने अभी तक बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं था, आधार कार्ड नहीं बना था. मैं पीछे पड़ा होता तो अभी उसका आधार कार्ड बन गया, बैंक अकाउंट खोल लिया. कल आया सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और उसने अपने बेटे के नाम से SIP चालू किया उनके बैंक अकाउंट से. उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब बेटे के बच्चों के नाम पे होती है तो आप ना उसको अपना नहीं मानते हो. यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दैट. फिर आप उसको निकालोगे नहीं. सही बात है. प्लस जैसे हमने वो पैसा चिल्ड्रंस फंड में डाला, म्यूचुअल फंड्स में भी चिल्ड्रंस फंड आते हैं. उसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो उसमें नाम चिल्ड्रन लिखा हुआ रहता है. जैसे चिल्ड्रन नाम लिखा हुआ रहेगा ना, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो. वरना फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप का कोई इमोशन नहीं होता है. चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड का इमोशन होता है. और उसमें एक और क्लॉज है, 5 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते. या 5 साल तक, ये आपका बच्चा जब तक 18 नहीं हो जाए. ये 2 कंडीशन में एक होना पड़ेगा. तो अगर आपने 5 साल डाल दिया और मैंने आपको 5 साल, वैसे भी आप निकाल नहीं सकते हो, 5 साल रुक जाओगे तो आपका 95% एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही रहेगा. और एक बार आपको पॉजिटिव दिख गया तो फिर तो क्यों निकालोगे आप. सपोज आपने
1 लाख रुपए डाले और 5 साल बाद 15% रिटर्न आए सपोज, और वो 2 लाख बन गए, ओके, फिर आप क्यों निकालोगे? आपको तो वो काम कर रहे हैं ना स्ट्रेटेजी, यस, फिर आप तो और बोलोगे और डालना है मुझे अब। सो पुट मनी इन योर चाइल्ड्स नेम यूजिंग चाइल्ड्स बैंक अकाउंट। ओके, ईदर यू कैन डू लमसम और या फिर SIP करो, ओके, और 5 साल आप कुछ मत करो, SIP करो तो बहुत अच्छा है। प्लस मैं क्या करता था भरत, जब भी दिवाली, बर्थडे एनवेलप्स ओके, बेटे मेरा डॉटर yes. सन को मिलते थे, वाइफ मुझे दे देती थी, वो भी मैं टॉपअप कर देता था। ओके, ओके, तो करते करते पता ही नहीं चला कि 15 साल अभी शी इज़ अबाउट टू टर्न 15, लगभग 20 लाख रुपए मैंने डाले हैं, 10,000 SIP प्लस दीज टॉपअप्स। अभी 1 करोड़ 6 लाख 7 लाख का कॉर्पस है। ओके, सो अगर अभी 15 साल में इतना हुआ, तो जब वो 18 की होगी तो और बन जाएगा। तो आपको अगर 20 30 40 लाख पढ़ाई के लिए चाहिए, बाकी तो सारा नहीं निकालना है, वो भी ग्रो होते रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहाँ से हो जाएगी, फिर बाद में शादी भी होगी 4-5 साल, तो सब कुछ आप धीरे धीरे वहाँ से कर सकते हो। एंड दिस वाज 10,000 SIP। नाउ 10,000 की बात है 15 साल पहले। नाउ मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कैन इजीली डू 20, 25, 30,000 SIP, है ना? तो 30,000 में तो मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर किड्स फ्यूचर प्लान, आराम से कर सकते हो। और ये मैं क्वेश्चन में ना स्पेसिफिकली इसलिए पूछा ना, बहुत बार जब भी हम लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि अरे 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, पता नहीं है। तो इसीलिए ना आई वांटेड टू स्पेसिफिकली मैं नोट्स बनाया था कि ये जो थ्योरी है ना, ये जो मास मिथ है ना, कि लॉन्ग टर्म में मतलब उतना बनेगा कि नहीं बना, डाउट है ना। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेक यू एज एन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, जो इन्होंने किया हुआ है, खुद भी किया है, खुद भी 10,000 के SIP से स्टार्ट किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 60 करोड़। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, पहले खुद का करो। यस, देखो पहले दुनिया को तो बाद में समझाना, पहले खुद को को समझना जरूरी कि येस इट वर्क्स। अभी मैंने जो आपको PMS का एग्जांपल दिया, आई विल सी फर्स्ट फॉर माई सेल्फ ये कॉन्सेंट्रेशन डज इट वर्क और नॉट। अगर वर्क करेगा तो मैं खुद का भी और डालूंगा, फिर मैं दुनिया को जाके समझाऊंगा कि मे बी यू कैन ट्राई, इट वर्क्स। नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा वापस। तो सेम और SIP में क्या होता है ना, एक और रीज़न बच्चों के नाम पे करने का है। अच्छा, जब आपके बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं ना, एज ए पेरेंट्स आप उनको इन्वॉल्व करो उसमें। ओके, देखो मैंने तुम्हारे नाम पे की है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे जाता है, क्या होता है। चाइल्ड विल फील इलेटेड व्हेन ही और शी सीज हिज और हर नेम, वो भी इंटरेस्ट लेगा फिर, राइट, कि अच्छा ऐसे होता है। तो आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर चाइल्ड to the world of investments at a much early age. And Warren Buffett started at the age of 11. Yes. And he says I was late. Right? आज से 80 साल पहले उन्होंने जब चालू किया 10 साल की उम्र में, आज वो बोलते हैं मुझे रिग्रेट हो रहा है बिकॉज आई वॉज लेट। तो अगर आज हम बच्चों को 10, 12, 15 में नहीं बताएंगे तो वी आर रियली लेट, क्योंकि वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ information, super information, everything is so easy now, kids can understand. Absolutely. So when you use in their name, इसका मतलब उनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, उसका मतलब आप उनको बैंक लेके जाओ, उनको बैंक के बारे में बताओ कि देखो आपका अकाउंट है। Okay. और जब बच्चों को अपना दिखता है ना कि मेरा अकाउंट है, मेरा चेकबुक ऐसा है या ऑनलाइन बैंकिंग ऐसा है, they have a sense of ownership. Okay. देन आप उनको अपना इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहे हो कि देखो आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स किया, ये ऐसा ग्रो हो रहा है, दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। तब उनको पैसों की वैल्यू भी पता चलती है, दे नो कि इट इज़ नॉट दैट इजी और फास्ट की है। दैट्स द बेस्ट वे टू टीच देम। एंड अगर आप 15, 16 में 14 में टीच करना शुरू कर दोगे, तो जब तक वो 18, 19 के होंगे, गिव देम 1,000 रुपीज़। अभी आप मेजर हो गए, 18 साल के हो गए, अब आप खुद से करो। नाउ यू डोंट नीड माई सिग्नेचर ऑल्सो, एंड दे अगेन फील एक्साइटेड कि अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। सी ऑल दिस थिंग्स, हम लोग जब 24-25 के थे, हमें कोई समझाने वाला नहीं था। वी डिड ऑल मिस्टेक्स, बट थैंक्स टू दिस पॉडकास्ट, मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्ट 10-12 साल के बच्चे देख के उनका मैसेज आता है, सर आई हैव सीन योर पॉडकास्ट, कैन आई स्टार्ट विद 500, कैन आई स्टार्ट विद 1,000 रुपीज़। बड़ी खुशी होती है। इट्स नॉट द अमाउंट, इट इज़ योर एटीट्यूड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। क्योंकि हमको तो जॉब में आने के बाद पता चला कि कुछ ऐसा होता भी है, कुछ किया जा सकता है। करेक्ट। तो आज बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा उनको ये लगता है कि हमने तो हमारा टाइम निकाल दिया, रिग्रेट, बट हमारे बच्चे ये गलती ना करें। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्पाउस नहीं गलती करें। कल आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे ऑफिस में एक 65-year-old लेडी आई थी, राइट। उनके हस्बैंड सुपर इंटेलिजेंट, सुपर शार्प, स्टिल वेरी एक्टिव एट 68, 69, अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, बट उनके हस्बैंड ने खाली वाइफ को भेजा, एंड ही इज़ बीन आवर क्लाइंट फॉर 5 years।
बोला कि मैं जब मेरे वाइफ को समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो वाइफ हमेशा बोलते तुम हो ना, मुझे क्यों समझना है, तुम हो ना। हर बार वो कह के वहाँ से वो निकल जाती है। मुझे हमेशा ये डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया और वाइफ को कुछ नहीं पता या इंटरेस्ट नहीं लेती है, देन इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। 2 बच्चे हैं बट वो अलग रहते हैं, राइट, एंड आपका सारा एसेट्स आपकी वाइफ को जाएगा। तो शी शुड अंडरस्टैंड एज अ प्राइमरी बेनिफिशियरी, बट उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उन्होंने ना जबरदस्ती प्रेशराइज करके वाइफ को भेजा कि तुम जाओगी, मतलब शी डिडंट कम इन द मीटिंग। आप खुद जाओगे ना तो आप अपने हिसाब से पूछो, मैं अराउंड नहीं हूँ तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको सीखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। करेक्ट। शी केम, शी सैट फॉर 1 आवर, मुझसे पूछा कि अगर म्यूचुअल फंड डूब सकता है क्या हो सकता है। मैंने उनके पूरा पोर्टफोलियो दिखाया उनको, और उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में उनको, एंड शी इज़ अ केमिस्ट्री प्रोफेसर, शी वाज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर, उनको सब आइडिया है बट इंटरेस्ट नहीं है। तो बस आप इस हिसाब से समझाओ कि उनको इंटरेस्ट आ जाए। सो आई फील कि बच्चों से ज़्यादा सबसे पहले स्पाउस को मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों स्पाउस को आपका पूरा फैमिली का प्लान होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, एज सपोज ब्रेड विनर्स, वी आर ऑल अर्निंग फॉर फैमिली ओनली, करेक्ट है ना। और अपने फैमिली को नहीं पता कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हमने उनके साथ शेयर ही नहीं किया। प्लस जनरली अगर आप कमा रहे हो और आपके गोल्स हैं, तो वो फिर आपकी गोल्स है, फैमिली के गोल्स नहीं है। करेक्ट, यस। आपके वाइफ के जरूरी नहीं वो सेम गोल्स हों। तो व्हेन एज अ फैमिली यू कम टुगेदर फॉर द डिस्कशन, आई थिंक दैट इज़ मोर मीनिंगफुल, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों के इनपुट्स होते हैं। कई बार वाइफ के इनपुट्स बहुत अच्छे हो, अलग ही हो सकते हैं एकदम, जो आप और मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया हो। करेक्ट। एंड देन यू हैव शेयर्ड गोल्स, शेयर्ड थिंकिंग कि हमें क्या करना है। दैट इज़ वेरी, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, बहुत सारा डिस्कशन हम ये जो पॉडकास्ट में देखते हैं हैज़ गॉन टूवर्ड्स टेक्निकल साइड ऑफ इट, कि मार्केट में रिटर्न्स कैसे बनाएं, एग्जैक्टली, इंडेक्स को बीट कैसे करें। दीज आर ऑल इमटेरियल इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर गोल्स एंड व्हाई यू नीड दैट मनी। अदरवाइज आप एक रैट रेस में लगे हो कि मुझे हाईएस्ट रिटर्न्स बनाने, हाईएस्ट वेल्थ बनानी है। आज 50 करोड़ बना लिए, कल 100 करोड़ बनाने हैं। यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप। एग्जैक्टली। हर डिस्कशन जो आपका ऐसा होना चाहिए कि कल रात को मैं 12 बजे घर पे आया था। जनरली आई हैव दीज कपल ऑफ मीटिंग्स विद डॉक्टर्स, दे आर फ्री ओनली एट नाइट। ओके। एंड 2 घंटे की डॉक्टर फैमिली के साथ मीटिंग थी, सब जन थे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, बच्चों की वाइफ, entire family was there. And you have to meet once in a year. Right? And very wealthy family doing very well. 10 साल से investor, तो now they have seen the journey. They have now become the biggest brand ambassador of this product, mutual fund. बोलता गजेंद्र जी आपने 10 साल कहा था, our journey is about to come to 10 years time frame, and I can't tell you we are so happy with what you told us at the beginning. पूरे 1.5 घंटे के डिस्कशन में भरत, the discussion in the portfolio was 5 minutes. Okay. हमारे क्या फंड्स है, क्या सीए जा रहा है, चेंज करना है, कुछ भी नहीं। पूरा डिस्कशन था कि दे पेरेंट्स वांट टू शिफ्ट टू अहमदाबाद, राइट, और अभी भी वो 67 में काम कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपकी इच्छा बहुत है तो आप जल्दी से काम को बंद करो और आप शिफ्ट हो। यस। व्हाट्स योर एंड फाइनेंशियल गोल? करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट मनी। आप अभी यहाँ 4 लाख रुपये महीने के कमा रहे हो, वो आपका नहीं कमाओगे ना वो आप, बट आपका पोर्टफोलियो जो आपको कमा के दे रहा है ना, वाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? और आपने 40 साल काम किया तो अब इससे निकलना इतना ईजी नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। बट यू नीड समबडी आउटसाइडर टू पुश यू, बिकॉज द हार्ट लाइज वहाँ पे, उनका बंगलो बनाया हुआ है, फ्रेंड सर्किल है, जो उनको सोशल वर्क करना है वो सब वहाँ पे है। तो आई एम ट्राइंग टू पुश कि 2 साल भी वेट मत करो, जितना जल्दी हो सकता है आप जाओ वहाँ पे, क्योंकि एट 65-67 वी हैव लेस टाइम विथ अस, राइट। हमारे जो बेस्ट ईयर्स हैं वो अभी हैं, जो करना है। हर साल हम जो मिस करेंगे, health will not be with us. Actually, yes. So the whole discussion was on art of spending. कैसे पैसा spend करना है, आपने जो इतना corpus बना लिया. Okay. And trust me, these kind of conversations are very powerful than 1% और कैसे कमा लूँ, 2% मैं कौन से मार्केट में डालूँ, मार्केट में क्या चल रहा है, जो वैसे भी सारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। 10 दिन बाद हम जो आज डिस्कशन कर रहे हैं सब चेंज हो जाएगा। ट्रम्प ने एक ट्वीट कुछ और किया कल, तो सारा कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाएगा। Absolutely, yes. तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द प्लेस? आपने ये एक्चुअली बच्चों वाला बहुत सही बताया, बिकॉज ये ना राइट नाउ अगर फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे ना, बहुत बार मैंने मतलब ये फ्रेंड सर्कल में भी देखा है कि पेरेंट्स कमा रहे हैं पैसे, लेकिन बच्चों को मतलब अल्टीमेटली वही होता है ना कि पेरेंट्स कमाते हैं, बच्चे क्यों कमाते हैं? बिकॉज पेरेंट्स इतने बिजी है पैसे कमाने में, वो फाइनेंशियल एजुकेशन देना ही भूल जाते हैं, बच्चों देना भूल जाते हैं। और हम एक तो एजुकेशन देना भूल जाते हैं, फिर हम अगर हमने
बच्चों को कमा के पूरा पैम्पर किया है तो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे कभी, यस एग्जैक्टली, यस है ना। आपने जस्ट उन्होंने मांगा पापा आईफोन चाहिए, आपने ला के दे दिया, आपने क्वेश्चन भी नहीं पूछा क्यों चाहिए। मैं अभी मेरा बेटा एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, वो मॉल में गया हुआ था दूसरे शहर में, 1,000 रुपये की टी शर्ट खरीदनी थी। उसका फ़ोन मेरे पास आया कि पापा ये टी शर्ट खरीद लूँ क्या, राइट। मतलब 3 बार उसने मुझे मैसेज किया, फ़ोटो भेजी, तो मैंने और फिर वो खुद ही जस्टिफाई करा, पापा शायद नहीं खरीदता हूँ क्योंकि कितना ज़्यादा पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा, स्कूल का यूनिफॉर्म रहता है, सब कुछ रहता है। तो वो खुद बेचारा कंफ्यूज हो रहा था, विच आई लाइक इट कि एटलीस्ट ही इज नॉट सेइंग पापा खरीदना ही है, पापा खरीद लो क्या, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड देन एंड ही सेड 1,000 रुपीज, कॉस्ट भी हाई है, वो खुद बोल रहा है। आई वांटेड हिम टू से ऑल दीज थिंग्स, टू एटलीस्ट रियलाइज फॉर मी, यू एंड मी नो 1,000 इज नथिंग, राइट। ऐसा नहीं कि वो रोज खरीदता है, राइट। और तो मैंने बोला कि अगर तुमको अच्छा लग रहा है पहन के, तुमको बहुत खुशी हो रही है और कंफर्ट लग रहा है तो खरीद लो, राइट। तो उसमें भी उसने 15-20 मिनट सोचे और समझे, उसके बाद लिया। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि इट्स नॉट अबाउट $1,000, इट्स अबाउट डू यू वैल्यू दैट और नॉट। जो थॉट प्रोसेस जो है ना, थॉट प्रोसेस है, ही ऑल्सो नोज दैट आई हैव इनफ, आई ऑल्सो नो दैट आई हैव इनफ। 1,000 रुपये के लिए सोचना नहीं है, बट बात पैसे की नहीं है, बात वैल्यूज की है। क्योंकि अगर आज वो 1,000 में नहीं सोचेगा ना, कल वो लाख में भी नहीं सोचेगा। करेक्ट। तो वो उसको समझना जरूरी है, एंड पर्टिकुलरली he has to consider when he has not earned it, in the sense he has not yet started earning it, right. So I felt good कि चलो अगर वो इतना सोच समझ के खरीद रहा है तो शायद उसको पहनेगा भी अच्छे से, उसको ध्यान भी रखेगा। सही बात है। तो मैंने so these kind of things you want to teach your children, and when you involve them in these kind of financial decisions, and when as a family you are discussing with a financial advisor, बहुत बार आप देखोगे ना, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं, बट किसी बाहर वाले की सुनते हैं। कोई थर्ड पर्सन चाहिए, कोई थर्ड पर्सन। सेम वाइफ हस्बैंड में भी ऐसे ही होता है। आप वाइफ को बोलो खर्चा मत करे या खर्चा करे या कुछ भी, या वाइफ हस्बैंड को बोले, बट कोई बाहर वाले ने आके कुछ बोल दिया ना, जैसे कल जो डिस्कशन हो रहा था, उनके जो फैमिली की मैं बात बता रहा हूँ, बेटा लंदन में रहता है, वो सिर्फ आया हुआ था इसी चीज़ के लिए, टू एक्सपेडाइट दिस डिसीजन कि पेरेंट्स का मूव हो। लेकिन बच्चों की बात पेरेंट्स इतना जल्दी नहीं मानते हैं। सही बात है। तो मैं जब आया, मैंने उनको नंबर्स दिखाए, वैलिडेट किया, मेरा एक्सपीरियंस बताया, तो उनके दिमाग में बहुत फटाफट क्लिक कर गया। तो जब उनका बेटा मुझे ड्रॉप करने आया नीचे, तो बोलता है गजेंद्र भाई आप आए तो बहुत हेल्प हो गया, मेरे फैमिली को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, राइट। मैं कब से समझा रहा था तो उनको नहीं आ रहा था। मैं उनको बोला था आप काम छोड़ो, आप जाओ, बट आपके एक कहने से इतना एक हो गया। So that is what we consider as the real financial planning discussions, not on portfolio and stuff like that. Absolutely. So अभी हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो right now of course we covered the topic, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो कैसे कर सकते हैं, and how did you went through this journey of 10,000 SIP to 60 crores, और उसके बाद फिर से आपने उसको what you say re-establish किया by starting an SIP in your daughter's name. Correct. Like वहाँ से भी 10,000 से you have reached right now about 1 crore. Correct. तो ये दोनों कवर हो गए, बट राइट नाउ जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव यू इन्वेस्टेड इन? तो जैसे मैंने बताया ना कि मेरा जो नेचर है, मुझे अगर एक दो, एंड माई एक्सपर्टीज एंड माई फोकस लाइज इन विद इन म्यूचुअल फंड्स, आई कैन गो एनीवेयर बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट। तो उसमें मैं हमेशा वही सबसे ज़्यादा चूज करने की कोशिश करता हूँ जो हाई एग्रेसिव है, बिकॉज एग्रेसिव होगा तो वॉलेटाइल होगा। और मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि वोलाटिलिटी में पैसा बनता है। वोलाटिलिटी दोनों तरफ होती है, ऊपर नीचे। तो जब नीचे की तरफ है और आप डालते हो तो पैसा बनता है। ओके राइट। और ऊपर बहुत बढ़ गई है और आप उस वक्त राइट टाइम पे निकाल लो तो यू मेक गुड मनी। ये पार्ट बहुत क्लियर है मेरे में। तो मेरा जो मैक्सिमम SIP जाती है आज के डेट में 70-80% गोज इन सेक्टर फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। तो हर साल जो मैं SIP बढ़ाता हूँ भरत, मैं देखता हूँ कि इस साल अभी तक कौन सी थीम्स चली नहीं है। अप्रैल में जनरली आई टेक दिस डिसीजन टू इंक्रीज माई SIP। तो मान लीजिए इस साल 5 लाख से SIP बढ़ानी है टोटल, राइट। तो मैं बाकी जो जनरली चल रही है उसको मैं स्टॉप नहीं करता हूँ, बट इस साल मुझे कहाँ एलोकेशन करता है, जो स्ट्रैटेजीज चली नहीं है वहाँ बढ़ाता हूँ। ओके राइट। अगेन आज की डेट में मेरा कॉर्पस में 60% वुड बी स्मॉल कैप and 40% would be large and mid, right? Okay. And sorry, 60% is large and mid and 40% is small cap. Okay. And
in my mind right now it is still a balanced portfolio. Generally स्मॉल कैप फंड में भी जब तक वो एकदम बबल जोन में नहीं आ जाते हैं तब तक मैं नहीं निकालता. ओके. सो इन मेनी केसेस जैसे मेरा 5 साल का रिटर्न अभी 26-27% कैगर है अभी भी. मैंने कोविड में जो डाला स्मॉल कैप में. बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तक वो बबल जोन. इट इज़ एक्सपेंसिव नो डाउट. इट इज़ हायर देन लार्ज कैप एंड दिस थिंग. बट आई डोंट वांट टू विड्रॉ until it gives me alarming sign कि ये बबल जोन में है, सारी दुनिया आ रही है. Okay. तो एंड बिकॉज मैं जब निकालूंगा मुझे टैक्स लगेगा, तो आई हैव टू बी अगेन केयरफुल ऑफ दैट. That is true. Right? So my strategy 90% of the time is buy and hold. Go contra, keep on buying the contra stuff. Sell only when there is a 100% euphoria in that particular sector or that cap. Okay. When सारी दुनिया जैसे अगर आज मेरे पास गोल्ड नहीं है, बट अगर आज मेरे पास गोल्ड होता अच्छा एलोकेशन, तो मैं अब तक 50-60-70% बेच चुका होता. I'm just giving you a context. Understood. You know, because I'm considering gold in the euphoria zone now. अगर मेरे पास होता था, बट मेरे पास तो था ही नहीं, तो मैंने तो कुछ कमाया भी नहीं उसमें. Correct. गोल्ड सिल्वर बोथ एक्चुअली. बट अदरवाइज आई जनरली मेरे पास अभी फंड, मेरे पास पोर्टफोलियो में अभी 7-8-10 फंड्स हैं विच थोड़े बढ़ गए हैं. अब मुझे उसको भी कॉन्सेंट्रेट करना है. बट अभी मुझे लगता है कि मैं अभी करूंगा तो बहुत टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स. एक माइंड बोलता है यार अभी कर दो, क्योंकि अभी तो तुम 12.5% ही दे रहे हो, क्या पता गवर्नमेंट अगले साल 15% कर देगी तो फिर और ज़्यादा दोगे. एक माइंड और कहता है कि 20% करेक्शन आ जाने तो तब करो, तब कैपिटल गेन कम हो जाएंगे. और राइट, आई एम स्टिल नॉट एबल टू डिसाइड, बट मुझे ये करना है. आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई पोर्टफोलियो टू 2 or 3 फंड्स ओनली. सारा पैसा 2 या 3 स्ट्रैटेजीज विच आर द मोस्ट कन्विंसिंग स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज जितना आप सिंपल करोगे, कंसाइज करोगे, उतना मुझे लगता है उसमें पावर ज़्यादा आता है. और अगर कोई ऐसा है ना जिसको सेक्टर रोटेशन समझ नहीं आता है, वैल्यूएशन समझ नहीं आती है, अगर उनको बस हर महीना SIP करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो व्हाट आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स यू वुड सजेस्ट, और मे बी लाइक टॉप 3 फंड्स व्हाट यू वुड लुक एट? सो जनरली क्या होता है भरत, देयर इज नेवर अ क्लियर विनर. म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स भी होते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस रोटेट होता है. सपोज आप एक फंड मैनेजर हो, आपका एक स्टाइल है, मैं एक फंड मैनेजर, मेरा स्टाइल है, एक तीसरे फंड मैनेजर उनका स्टाइल है. तो कभी आपका स्टाइल काम करेगा, कभी मेरा स्टाइल. यू नो, लाइक यू आर रोहित शर्मा, आई एम विराट कोहली एंड समबडी इज राहुल द्रविड़. हर पिच पे सबका अलग अलग काम करता है. सो ऐसा नहीं है. बट एक चीज़ आपको ये समझना है कि इफ़ आई हैव आइडेंटिफाइड गुड फंड मैनेजर्स 2-3 जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म है, 15 साल 20 साल अलग दिखे हैं, एंड वन थिंग यू शुड नेवर इन्वेस्ट on the basis of the immediate past performance की 1 साल 3 साल में इस फंड ने टॉप किया है क्या. That's the worst metric you can choose. In fact we choose the reverse. जो फंड मैनेजर ने लास्ट 3 साल 5 साल में बहुत खराब किए है, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे समझते हैं कि आपका फंड ने क्यों खराब किया है. वो हमें रीज़न लॉजिक बताते हैं कि हमारी स्टाइल ये थी, वो स्टाइल चली नहीं है, वो डेटा से बताते हैं. अगर हमें कन्विक्शन लगता है तो हम बहुत सारा पैसा उसमें डालते हैं. उस वक्त उनके पास कुछ पैसा नहीं आता है, बिकॉज कोई पब्लिक नहीं डाल रही है. तो हमें खुशी है कि हम डाल रहे हैं, और होपफुली हम नेक्स्ट 3-4-5 साल में चलेगा. एंड जनरली चलता है. पब्लिक सारा उल्टा करती है. जो स्ट्रैटेजी चल गई है, जो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस आ गया है, पब्लिक भर के पैसा उसमें डालती है, और फिर अगले 5 साल वो एकदम डट परफॉर्मेंस हो जाता है. क्योंकि जो स्ट्रैटेजी के कारण आया था वो तो चल गई. अब जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल भी वो चलेगी. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स डू, चेजिंग द परफॉर्मेंस. Right? You should never chase immediate 1, 3, 5 year past performance. म्यूचुअल फंड में एक रोलिंग रिटर्न्स कॉन्सेप्ट होता है. What is this rolling returns? हाँ, बहुत लोग पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं. जैसे गोल्ड का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, लास्ट 1 साल का गोल्ड का रिटर्न्स क्या है? 60%. 1 ईयर पॉइंट टू पॉइंट, आज से 1 साल. तो अगर लास्ट का 1 साल 60% है, तो लास्ट का 2 साल भी बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि 1 साल भी आ गया ना उसमें. वो 3 साल भी अच्छा होगा क्योंकि 1 साल आ गया. 5 साल भी अच्छा दिखेगा, भले ही पहले 4 साल खराब क्यों, बिकॉज वो 1 साल बहुत अच्छा किया है. तो द वेटेड एवरेज बिकम्स वेरी गुड. सो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स इज अ बिग मिस्टेक. यू शुड टेक रोलिंग रिटर्न्स. रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है? जैसे आपको किसी भी फंड का 5 साल का परफॉर्मेंस देखना है. ऑन एनी डे मैंने अगर 5 साल के लिए डाला होता तो मेरा क्या रिजल्ट आया? 1 जनवरी 2000 में मैंने डाला, तो फर्स्ट 5 ईयर कब खत्म होता है? 1 जनवरी 2005 को. तो मेरा परफॉर्मेंस क्या था? 2 जनवरी 2000 में डाला, 2 जनवरी 2005 हर पॉइंट पे हर दिन का 5 साल का पीरियड. तो ऐसे आपके बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे. तब आप उसको प्लॉट करते हो, तब आपको पता चलता है कि एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दिस डेटा पॉइंट्स इज 12%. कितने टाइम वो फंड ने 10% से रिटर्न दिया है. दैट गिव्स यू द कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड.
ओके और ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे मिलते हैं. इसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स. ओके माई रिक्वेस्ट टू व्यूअर्स, अगर आज वो एक चीज़ सीख पाए इस पॉडकास्ट से, वो ये है कि मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखूंगा 3 या 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स पे देखूंगा. ओके ओके वैल्यू रिसर्च है, ये बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे ये रोलिंग रिटर्न्स मिलते हैं. रोलिंग रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंसी बताता है कि आपका फंड ने कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है. ओके 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 राइट. तो अगर रोलिंग रिटर्न्स में मेरे फंड ने 12 to 15% रिटर्न मैक्सिमम टाइम दिया, देन I want to go and invest in that. So I want my fund manager to give a consistent rolling return. मैं नहीं चाहता मेरा फंड मैनेजर टॉप हो, मैं नहीं चाहता बॉटम हो. क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी टॉप 25%, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, 4 क्वार्टाइल होते हैं. आई एम वेरी हैप्पी इफ माई फंड इन द लॉन्ग टर्म रिमेन्स इन द फर्स्ट 2 क्वार्टाइल्स. टॉप 50%, मतलब बेटर देन एवरेज. ओके ओके आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रॉक स्टार. राइट. क्योंकि जो इस साल का रॉक स्टार होगा ना, वो अगले साल का बहुत खराब परफॉर्मर होगा. करेक्ट. तो इतना वोलेटिलिटी नहीं चाहिए मुझे. ओके ओके तो ये सब सिंपल चीज़ें अगर आप रखते हो, और गोल बेस्ड अगर आप रखते हो कि मैं जब मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा तब पैसा निकालूंगा, तभी बीच में आई विल नॉट वरी अबाउट द मार्केट, एंड लिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स टू गोल्स, देन योर फोकस बिकम्स मोर टेंजिबल एंड रादर देन कि मैं 18 कमा रहा हूँ कि 15 कमा रहा हूँ, विच इज इमटेरियल. आपने अगर 20% रिटर्न कमाया बट गोल ही अचीव नहीं कर पाया तो क्या मतलब है. सही बात है ना. एब्सोल्युटली. तो सो इफ यू जस्ट कीप दिस थिंग्स एलिमेंट्री एंड सिंपल, यू विल बी एबल टू अचीव योर जर्नी. और देखिए, मैं 40 लाख का SIP कर रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है. अभी हमने क्या डिस्कस किया, 20-30 हज़ार की SIP अगर आपको बच्चे के नाम पे करनी है, चलो आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के नाम पे चलो 50,000 की SIP कर ली. रिटायरमेंट के लिए आपको करना है, और 25,000 SIP रिटायरमेंट. मतलब सेपरेट करेंगे तो बेटर होगा. सेपरेट गोल बेस्ड. और 25,000 आपके हॉलीडेज के लिए. ओके. सब मिला के अगर आप ₹1,00,000 तक SIP करते हैं, बहुत लोग 1 लाख रुपए की SIP कर सकते हैं. अगर जो 2 लाख कमा रहे हैं 1 लाख की कर सकते हैं. जो 1 लाख कमा रहे हैं वो अगर 30-40 हज़ार की SIP कर सकते हैं. और हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम, हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम है तो और बेटर है. यस यस. और एक चीज़ मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि जनरली फर्स्ट 10 साल 15 साल में आप घर ना खरीदें. ये मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट व्यूअर्स 30s में है, 40s में है, यंग 20s में है. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर खरीदना नहीं है, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप घर जल्दी ना खरीदें. क्योंकि क्या होता है, आपकी सारी एनर्जी, ताकत, पैसा सब वो एक घर में चला जाता है. और वो अगर आपके शुरुआती दौर में ही है, अगर आप 25 साल में घर खरीदें तो आपकी EMI बहुत बड़ी हो जाएगी उसमें. करेक्ट. यस. राइट. फिर आपकी अगर नौकरी चली गई तो बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है. राइट. और फिर आप घर चेंज नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते. यस. बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. इससे अच्छा आप एक अच्छे रेंट पे रहते हैं. उस रेंट इन बॉम्बे, अगर मैं आपको बात बताऊं, योर रेंटल्स आर 1/3 ऑफ द EMI दैट यू पे. ओके. सो अगर आप एक घर खरीद रहे हो 3 करोड़ का, तो 3 लाख की EMI हो गई. 3 करोड़ का घर आपको 1 लाख रुपए के भाड़े पे मिल जाता है. तो जो 3 लाख रुपए की आप EMI लगा रहे थे, आप वो 2 लाख बच गए ना, वो उसको आप SIP करो, या आप 1 लाख की SIP करो, 1 लाख खर्चा करो, घूमने फिरने जाओ. सो वो चीज़ करना है. 1-2 गोल आपके ना नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि साल में आपको एटलीस्ट 2 हॉलीडेज लेना चाहिए. उसके लिए आप वो गोल होना चाहिए आपका. उसके लिए भले ही मैं रिटायरमेंट 5 साल और डिले कर दूंगा. और एंड आई एम समवन हु इज नॉट अ बिग फैन ऑफ फायर. फायर क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. ओके. मैं ये कॉन्सेप्ट का बिलीवर नहीं हूँ. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज गुड. एक चीज़ और मैं बिलीव करता हूँ कि हम ये जो इन्वेस्टिंग वगैरह की बात कर रहे हैं ना, ये भी बहुत रेलेवेंट नहीं है. बिकॉज व्हेन आई सी पीपल अराउंड 80-90% ऑफ द पीपल आई सी, वो लोग जो जॉब में काम कर रहे हैं वो वहाँ खुश नहीं है. ओके ओके. दे आर वर्किंग बिकॉज ईदर ऑफ द ब्रांड नेम, व्हाट विल सोसाइटी से, व्हाट विल शर्मा अंकल टेल कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया. आई एम ए CA, आई एम सपोज टू वर्क इन Big 4. भले ही वो Big 4 में मुझे काम पसंद नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं है. यू वुड हैव बीन मच बेटर ऑफ इफ यू वुड हैव वर्कड इन अ वेरी स्मॉल CA फर्म, बट वेयर यू आर लर्निंग द मैक्सिमम. बट ब्रांड छोड़ के नहीं जाना है. मतलब फैमिली के लिए ब्रैगिंग राइट्स है कि बेटा इन्फोसिस में काम करता है. फैमिली के लिए लिंक्डइन पे लिखने के लिए ब्रैगिंग राइट्स. ओके. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग पैसे के लिए करते हैं मजबूरन, की बड़ी कंपनी में बड़ा पैसा है. बहुत लोग ब्रैगिंग राइट्स के लिए करते हैं. बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट आई वांट टू गो कि अगर आप एक ही लाइफ जी रहे हो और 30-40 साल अगर आप ये काम करने वाले हो,
तो यू विल बर्न आउट इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग। ओके। क्योंकि पैसा तो मंथ के एंड में एक ही बार मिलेगा आपको, खुशी वो 5 मिनट के लिए आएगी, यस। बाकी वो 29 days, 29 hours or 23 hours and what not minutes, you are not enjoying what you're doing. Correct. I would be rather happy, and अगर कोई मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर आते हैं जो ये कहते हैं कि गजेंद्र, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वर्क, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, आई माइट बी अर्निंग 2 लाख a month, 3 लाख a month, और मेरे इतने सारे सपने भी हैं, तो मैं क्या करूं? मेरा एक ही कोशिश रहेगा कि सपने, ये सब सपने छोड़ो आप अभी, ये होंगे पूरे, अभी नहीं होंगे, खर्चे एकदम कम करो फिलहाल, इस नौकरी से निकलने का सोचो। ओके ओके ओके। चाहे आपको इसकी 50% पैसे वाली नौकरी मिल रही है, बट आप उसमें खुश हो, तो आप फिलहाल उसमें जाओ, साल 2 साल काम करो, बाकी सब चीज़ को एक बार आप ट्रेड ऑफ करो, राइट? जो चीज़ में आपका मन लग रहा है, काम लग रहा है, पैशन है, करो। 2-3 साल बाद आप वहाँ पैसे बनाना शुरू कर दोगे, बहुत बड़ा। फिर हम ये सब सोच लेंगे, कर लेंगे। एटलीस्ट यू आर एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड इफ यू आर एंजॉइंग, यू विल ट्राई टू ऐड स्किल, यू विल लर्न, यू विल अपस्किल। यू नो 12 घंटा कैसे निकलते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक बार आपने वो गलत राइट ट्रैक पकड़ लिया ना, फिर तो गाड़ी चल पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या होता है, हम सारी उम्र रॉन्ग ट्रैक पे ही चले जाते हैं। सही बात है, हमारी डायरेक्शन ही रॉन्ग है, हम खाली स्पीड की बात करते हैं। एक्चुअली आपने ये बहुत सही बात बोला है कि बहुत लोग वही है ना कि अगर जॉब में फंस गए ना, तो जॉब मतलब सैलरी चाहिए इसलिए जॉब में जाते हैं, और अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो सीख नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। और अगर इंटरेस्ट, जैसा आपने अभी बताया ना, 50% पे कट लेके भी अगर इंटरेस्ट वाले जॉब में चले गए, तो मे बी 2-3 साल बाद वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। गुड एग्जांपल, सपोज मुझे म्यूचुअल फंड समझ आता है, सब कुछ आता है, ये मेरा स्किल है। अभी आप बोलो नहीं गजेंद्र, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत पैसा है, इसमें तुम्हारा 15% रिटर्न बनता है, यहाँ 25%, 40% रिटर्न, बहुत पैसा। अब मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, राइट? तो मैं उसमें कहाँ से और लर्निंग कर पाऊंगा, कहाँ से मैं दिन के 10 घंटे 12 घंटे चार्ट्स पढ़ पाऊंगा? एब्सोल्युटली राइट, जस्ट बिकॉज पैसा है, दैट कैन नॉट बी द फैक्टर। सही बात है। और मुझे अगर डीप इंटरेस्ट होएगा तो मैं लर्निंग भी करूंगा, मैं और कोर्सेज में जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, राइट? एंड मे बी होपफुली आई विल फिगर आउट कि पैसा कैसे बनेगा। करेक्ट, राइट? बट पहला बात है इंटरेस्ट आना। सही बात है। आज जो ये मैं काम कर रहा हूँ, आज बहुत लोग बोलते हैं अरे आप सर इतनी बड़ी इनकम कमा रहे हो, ये बड़ी इनकम है क्योंकि इट केम आउट ऑफ पैशन एंड हार्डवर्क। इट वॉज माई पैशन एंड हार्डवर्क कि मुझे पता ही नहीं चला 20 साल कैसे निकल गए काम करते करते। सही बात है, राइट? और आज भी मुझे लगता है मैं फ्रेशर, आई एम एज एनर्जेटिक एज आई वाज देन, राइट? आई वर्क ऑन संडेज ऑल्सो, तो बिकॉज यू लव इट। यस, सो देन मनी इज अ ऑप्शनल फैक्टर, वो तो आना ही है। एब्सोल्युटली। दिस इज माई बिगेस्ट एडवाइस। बहुत लोग ये जो पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग लाते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि आर यू हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग। एंड इफ यू आर अबव एवरेज तो पैसे तो बना ही लोगे आप, वो टेंशन नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यस, बट इफ यू आर ओनली अर्निंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ मेनी अदर थिंग्स, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस डिस्कशन? सही बात है। सो ये बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं बाय बाइंग हाउस अर्ली, by kind of getting into the wrong job or wrong this thing, Yes. only for money factor or this thing. Absolutely. These are far more bigger things. I have a client, both are amazing, they're into 35 36. They're very nature lovers, but अभी वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ स्ट्रेस है थोड़ा, वैसा है, काफ़ी अच्छा पैसा है उनके पास, फैमिली वेल्थ है। Okay. Then I said यार for what you're waiting, तो उनको ये डर लगता है फ्रेंड्स फैमिली क्या बोलेंगे। यस, बोला यार आपको गोवा जाना, आप गोवा चले जाओ, जहाँ भी आपको नेचर पसंद है, आपको अपना खुद का फार्मिंग करना है, कुछ करना है, गो एंड डू इट, नोबडी केयर्स। 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे। करेक्ट। एंड हु यू आर टू आंसर टू एनीबडी? आपका पैसा आप किसी से ओन नहीं कर रहे हो, राइट? एंजॉय योर लाइफ। फॉर ऑल वी नो हमारे पास कितना आगे का पता भी नहीं है। सही बात है। तो मेरे लिए विक्ट्री वहाँ आती है इफ आई एम एबल टू पुश देम टू परस्यू व्हाट दे आर डूइंग। और वो बहुत बार क्या होता है, खुद से नहीं कर पाएंगे कभी, दे नीड अ नज फ्रॉम आउटसाइड। सही बात है। एंड आई एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज इन उनका वेल विशर, आई नो द फाइनेंसेस, आई नो द नंबर्स, आई हैव इंटरेक्टेड विद 1000 अदर पीपल एंड आई नो कि हाँ ये आराम से हो सकता है। दैट गिव्स देम दैट कॉन्फिडेंस। सो दैट इज फार मोर बिगर मीनिंगफुल डिस्कशन देन डिस्कसिंग ऑन कि मैं इस फंड से निकालूं कि इस फंड में डालूं, कि इस सेक्टर से निकालूं कि इस सेक्टर में डालूं। These doesn't really add much value.
मतलब और वो तो एज ए प्रोफेशनल हमारा काम, वो तो हमारा काम हिडन होना चाहिए, वो तो आपको दिखना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर सही बात है। के साथ आप दवाइयों पे डिस्कस नहीं करते हो। सही बात आप है। मुझे इस कंपनी की क्यों दे रहे हो, ये फॉर्मूला की क्यों दे रहे हो, इसमें सॉल्ट कंटेंट कितना, हम वो डिस्कशन नहीं करते हैं। डॉक्टर आपसे डायग्नोसिस करने की कोशिश करता है कि आपकी बॉडी में क्यों प्रॉब्लम है, क्यों इन्फ्लेमेशन है, क्या आप खा रहे हो, जेनेटिक्स कैसा है, वो सारी चीज़ समझने की कोशिश करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब बेसिकली गोल ओरिएंटेड यस, जो आप अर्निंग करते हो, Yes. सेविंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, सब कुछ गोल ओरिएंटेड होना सब कुछ। चाहिए। सो एज एन एडवाइजर, what kind of questions I ask becomes the most important discussion, एब्सोल्युटली। right? And एक अच्छा सलाहकार का काम है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछना। यस, उसको कम बातें करनी चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप जब, मैं अगर आपके साथ बैठ के आपकी फैमिली की सिचुएशन होगा, आई वॉन्ट यू टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। आप अपनी ना सारी प्रॉब्लम्स बताओ, शेयर करो, आपके कंसर्न्स क्या हैं, आपको क्या, अगर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा, अच्छा क्या हो सकता है, खराब क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ। आई वॉन्ट टू नो योर वर्स्ट फियर्स। यस, दीज आर वेरी मीनिंगफुल, बिकॉज अगर आपको अच्छा से नहीं समझूंगा ना, मैं आपको कुछ भी पोर्टफोलियो बना के दे दूँ, अगर मैंने आपको कुछ दवाई दे दी, वो आपको साइड इफेक्ट कर गई, वो सूट ही नहीं की, सही बात। बिकॉज आई डोंट नो योर एलर्जीज, तो फिर आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए आई नीड यू टू टेल मी एवरीथिंग ओपनली, ट्रांसपेरेंटली, सो दैट देन आई कैन एडवाइज यू। एब्सोल्युटली। These are far more meaningful conversations, goal-based plan, sticking to the goals, right? And ये सब आप करोगे ना, you'll be able to achieve everything very peacefully. यस, Stress नहीं आएगा आपको। एब्सोल्युटली। एंड आपने कुछ टाइम पहले ना ये रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बताया था, राइट? तो अभी अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, अगर उसको कोई मान लो म्यूचुअल फंड पिक करना है, तो ये जो रोलिंग रिटर्न्स के बारे में आपने बताया था, ऐसे और कौन से पैरामीटर्स चेक करने हैं बिफोर पिकिंग अ फंड? सो देखिए, रोलिंग रिटर्न्स है, एक आपको फंड, म्यूचुअल फंड में TR होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो। आपको पता चलना चाहिए कि आप टोटल कॉस्ट कितना पे कर रहे हो। इक्विटी फंड्स में जनरली ये 1.5 जो नॉर्मल एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं। इंडेक्स फंड में अगर आप डालोगे ना, तो ये हार्डली 0.2, 0.1, 0.3% होते हैं कॉस्ट, बिकॉज उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। बट एक्टिव फंड यानी कोई फंड मैनेजर है, द कॉस्ट कैन बी as low as 0.5 and as high as 2.25 or 2.35. Okay. But in active funds, I'm not a big believer of cost. Doesn't matter. Of course, it will drag. But अगर बहुत सारे हमने ऐसे फंड मैनेजर देखे हैं कि अगर हाई कॉस्ट भी है तो उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर कि मेरा कॉस्ट क्या है। अगर 2% एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ तो यू आर पेइंग 2% पर एनम। दिस इज वन। द सेकेंड फैक्टर यू शुड अंडरस्टैंड इज कि वो फंड मैनेजर जो रिटर्न्स देता है उसके लिए वो रिस्क कितना लेता है। शार्प रेशियो। ओके, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो वो रिस्क बताता है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। देखिए, आपने भी सेंचुरी मारी, मैंने भी सेंचुरी मारी, राइट? एट द एंड ऑफ द स्कोर क्या दिखेगा? दोनों ने 100 रन मारे। बट जिसने अगर पूरा मैच देखा ना, उसको पता है आपने सेंचुरी पूरी बनाई है, एक बार भी आपको चांस नहीं मिला था, मिस चांस। मेरे 4 कैच ड्रॉप हो गए थे, राइट? ओके। अब कौन अच्छा बैट्समैन आप बताइए? दूसरा वाला, दूसरा वाला, राइट? यू आर। बट वो तो जिसने पूरा मैच देखा वो ही समझ पाएगा, स्कोर कार्ड में तो नहीं दिखता है ना। सही बात है। तो दोनों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आपने एकदम भी रिस्क नहीं लिया, मैंने भर के रिस्क लिया पोर्टफोलियो में। वो तो लक अच्छा था कि मेरा मतलब मार्केट साथ दे दी और चल गए। मार्केट अगर गलत भी होता तो मैं तो खत्म हो सकता था। यस यस यस। तो इसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ओके, वो शार्प रेशियो से पता चलता है। तो अगर शार्प रेशियो पॉजिटिव है, 1 के ऊपर है, तो मतलब फंड ने कम रिस्क लिया है, रिटर्न ज़्यादा दिए। इसका लॉजिक सिंपल है। मार्केट्स यहाँ पे हैं, अगर मार्केट्स यहाँ जाते हैं और आपका फंड यहाँ जाता है, इट्स अ गुड फंड, नॉट बैड। मतलब मार्केट्स यहाँ है और मार्केट्स नीचे यहाँ गए, और आपका फंड यही गिरा, इतना ही गिरा, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। ओके ओके ओके, सो आई वांट माय फंड, जब मार्केट ऊपर गए 100% वो 90 भी गए, आई एम ओके। ओके, बट मार्केट्स अगर नीचे 50% गए, मेरा फंड 20% नीचे आता है, दैट्स द स्टार फंड। ओके ओके। नीचे के साइड में मेरा फंड ने कितना प्रोटेक्ट किया है, यस यस। वो डाउन साइड प्रोटेक्शन देखना बहुत जरूरी है। ओके ओके दैट्स अ गुड फंड मैनेजर। ओके। अगर कोई एक फंड मैनेजर जो ऊपर भी 100 गया और वो भी 100, वो 120 गया, पर नीचे 50 गया, वो 70 गया ना, तो बहुत बड़ा रिस्की है वो। यस ओके। तो दिस इज वन थिंग यू शुड लुक एट इट, एंड नॉट, डोंट हैव मोर देन 2 or 3 funds. Okay, and
कोई भी आप इक्विटी फंड में पैसा डालो ना, कम से कम 3-4 साल 5 साल दो टाइम। ओके डोंट लुक एट 3 months 6 months 12 months। मैंने डाल दिया, अरे काम ही नहीं कर रहा। 3-4 साल 5 साल लगते हैं। ओके ओके ओके। और 3 फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 हैं, चारों कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। एक बेस्ट परफॉर्म करेगा, एक सबसे खराब करेगा, 2 एवरेज करेंगे। यू हैव टू लुक एट द रिटर्न्स एट द पोर्टफोलियो लेवल कि मेरा पोर्टफोलियो में 12% रिटर्न दिया गया, एक ने 15 दिया होगा, 16 दिया होगा, एक ने 7 दिया होगा। तो ये मत सोचो कि ये 7 वाला खराब और 13 वाला बहुत अच्छा है। ये चेंज भी हो जाएगा। ओके हाँ, ये चेंज भी होता है। जो 13 दे रहा है वो 7 दे देगा आने वाले टाइम पर, जो 7 दे रहा है वो 13 भी हो सकता है। आपको देखना पोर्टफोलियो लेवल पे क्या बनाया है। ओके क्योंकि नोबडी हैज़, इवन द बेस्ट ऑफ गाइज कैन नेवर से कि मेरे पास ऐसा रिसर्च है कि जो बेस्ट देगा आपको। ये कोई नहीं बता सकता। सबसे सही बताऊं तो फंड मैनेजर को भी नहीं पता कि मेरा फंड कैसे करने वाला है। ओके ओके तो फिर जब वो ही नहीं बता सकते तो हम कौन है बताने वाले। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए जब 2-3-4 है, तो अगर अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, सब अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है, तो रिमेंबर ईच वन ऑफ देम विल अंडर परफॉर्म एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके ओके। तो ये सिंपल और कम चर्निंग करनी है, ज़्यादा चर्निंग नहीं करनी है, क्योंकि कम टैक्स भरोगे आप, कम एग्जिट लोड दोगे। तो ये सिंपल चीज़ों का ध्यान रखो। गिव इनफ टाइम। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके। एंड 2019-2020 में ना, इफ यू रिमेंबर, PSUs जो थे ना, सब नफरत करते थे। एवरीबडी यूज्ड टू हेट PSUs लाइक एनीथिंग। करेक्ट। कि रिटर्न्स नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, सरकार ठीक से चला नहीं रहा है कंपनीज को। देयर लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। करेक्ट। तो उस पीरियड में ना, इफ आई कोट इट राइट, आपने 2020 में PSUs में इन्वेस्ट किया था। तो सब जब हेट कर रहे थे, तो हाउ डिड यू गेट दैट करेज टू इन्वेस्ट इन PSUs इन 2020? फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, व्हाट डिड यू सी इन PSUs यार इसमें कुछ हो सकता है PSUs में? वो मैंने पता नहीं बहुत बोल्ड कॉल लिया था। मुझे भी पूरा याद नहीं मैंने क्यों लिया। बट मैंने पोर्टफोलियो देखा, उस वक्त एक ही फंड होता था, एक ही म्यूचुअल फंड का PSU फंड था 2020 में। क्योंकि जब 10 साल से चला ही नहीं ना, तो कोई लॉन्च करेंगे भी नहीं। कोई पैसा तो आने वाला नहीं है। मैंने उस फंड का ना ROE देखा, पोर्टफोलियो का ROE क्या है, एंड इट वाज डिसेंट। मतलब है सारी पब्लिक कंपनीज, लेकिन ROE तो ROE होता है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो अगर अच्छा है तो क्या खराब है। यस। और बट लास्ट 10 साल का रिटर्न्स नहीं था। देन आई रियलाइज कि बॉस, उस वक्त हालांकि मैं भी बहुत नाइफ था, मेरी लमसम डालने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने SIP चालू की। मैंने कोई 75,000 रुपये की SIP चालू की थी, और फिर बढ़ा के 1.5 लाख की। तो 2020 में की, 20 में कुछ नहीं हुआ, 21 में कुछ नहीं हुआ, 22 में कुछ नहीं हुआ, राइट। 23 और 24 में वो पिकअप कर ली। मैसिव रैली हुआ उस टाइम। इनफैक्ट दैट फंड हैज गिवन मी द हाईएस्ट रिटर्न इन द लास्ट 15 ईयर्स। मैंने कुछ 37 लाख 4 साल में SIP में डाल दिए थे, और 1 साल पहले जब मैंने निकाला तो मेरा पोर्टफोलियो 97 लाख का था। 37 बिकेम 97। माई 4 ईयर SIP वॉज 56% कैगर। ओके। तब मुझे लगा कि यार अब सारी दुनिया आ रही है इसमें, बहुत क्रेज हो गया है। तो जितना भी लॉन्ग टर्म गेन्स था मैंने सब निकाले, 82 लाख। ओके। शॉर्ट टर्म जो भी था पोर्टफोलियो में लास्ट 1 साल की जो SIP, वो नहीं निकाला। आज भी मेरी SIP चालू है उसमें, बट मेन मलाई मैंने निकाल ली सारी। ओके। इंसिडेंटली मैंने जो वो मलाई निकाली वो मैंने फिर बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया। तो 1 साल में बैंकिंग ने बहुत अच्छा किया, PSU ने इतना अच्छा नहीं किया। इन हाइंडसाइट दैट कॉल वेंट वेरी राइट। तो ये बैंकिंग सेक्टर में रोटेट करने का पैसा जो है ना, वो आइडिया क्यों आया? क्योंकि मुझे PSU से निकालना था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सस्टेनेबल नहीं है। 37 बिकमिंग 97, 56% कैगर, वो पता चल जाता है, यू नो, इट्स नॉट राइट। ये लॉन्ग टर्म पार्टी नहीं चलेगी। उसी वक्त 4 साल से बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा नहीं किया था। तो मुझे कॉन्ट्राबेट भी सामने दिखाई दे रहा था। जनरली क्या होता है, आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो, बट अगर कोई चीज़ बाई करने के लिए नहीं है तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। बट अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो और सामने एक अच्छा बाई ट्रेड है आपके लिए, तो इट बिकम्स ईजी। तो मुझे लगा कि यार ये कर देना चाहिए, और मैंने वो पूरा का पूरा पैसा बैंकिंग में डाला है। 1 साल से ज़्यादा हो गए, उसमें मुझे 14-15% रिटर्न आ गए। When in the last 1 year market has not given 14% return. Yes. But my money has given 14% return because that was very undervalued. My timing was right. तो luckily दोनों जगह पैसा बन गया। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये हर 1-2 साल में ये 1-2 कॉल आते हैं ऐसे, ज़्यादा नहीं होते हैं। Maybe 1 call per annum or 1 in 2 years. That is the time. So as a हमारा काम क्या होता है, हम डेटा रोज देखते रहो, यू नो, हर चीज़ देखते रहो। एक्टिंग करना ज़रूरी नहीं है।
जब आपके कंफर्ट जोन में आ जाए, आपकी विश लिस्ट में आ जाए, यस, और जनरली हमारा ट्रिगर क्या होता है, 20% डाउन होना चाहिए वो सेक्टर से। ये मेरा एक मानना है, कोई भी सेक्टर से 20% डाउन मतलब अपने पीक से 20% डाउन होना चाहिए। उसके बाद से हमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ओके ओके, जब तक वो 20% डाउन है हम दिमाग भी नहीं लगाएंगे। ओके ओके, मतलब कॉन्ट्रेरियन है ना, तो जब तक 20-30% डाउन नहीं है, 30% डाउन होगा तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसमें। जनरली यू नो पीपल वांट टू चेज द हॉट परफॉर्मर्स। तो 30% में फिर हम फिर और रिसर्च करते हैं, 3-4 लोगों से बात करते हैं, फंड मैनेजर से बात करते हैं टू वैलिडेट आवर थिंकिंग। हो सकता है वी माइट बी रॉन्ग, यू नो। जैसे आज की डेट में रियलिटी भी 30% डाउन है, बट रियलिटी हमने देखा है कैन इजीली गो टू 60-70% डाउन ऑल्सो। तो इसीलिए मुझे अभी वैल्यू बाय नहीं लग रही है, तो विल वेट। बट अभी तक तो हेटेड सेक्टर तो नहीं बना है। एग्जैक्टली, सो दिस हेटेड सेक्टर हैज़ टू बी, इट हैज़ टू फिट, मतलब इट हैज़ टू फिट इन। जब वो हेटेड बन जाता है तो हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है। ओके, मतलब इंटरनेट में ना अगर कोई सेक्टर हेटेड है ना या स्टॉक हेटेड है ना, वो पता चलता है मीम से। आपने एक बार देखा होगा कि एक टाइम पे आईटीसी, एचडीएफसी पे इतने मीम्स बनते थे, राइट? आपको पता है जब आईटीसी पे इतने मीम्स आ रहे थे ना, हालांकि मैं स्टॉक में डालता नहीं हूँ, मेरा बहुत मन था और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं इस पर अभी डाल दूँ ना बहुत पैसे बनेंगे, और मैं डाल दिया होता ना तो आज जबरदस्त पैसे बनते, क्योंकि उस वक्त स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। और वो मीम्स के कारण ही था, आप जो बोल रहे हो, क्योंकि रोज नए नए मीम्स आ रहे थे। तो दैट्स द गुड साइन, यू राइटली सेड। एंड अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर है क्या जो अभी बहुत ज्यादा हेटेड है? नहीं है राइट नाउ, नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्क्रीमिंग बाय, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए वी आर सिटिंग 15% ऑन कैश ऑल्सो। देयर इज नथिंग, मतलब कोई डीप बाय लग ही नहीं रहा है। थोड़ा छोटा मोटा बाय है बट डीप बाय कोई नहीं है। तो अभी अगर डीप बाय आना है तो करेक्शन आना पड़ेगा। तो अभी अगर हमारे मार्केट में कोई ऐसे फैक्टर है क्या जिसकी वजह से करेक्शन आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकता है? बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि देखो करेक्शन नॉन रिस्क से कभी करेक्शन नहीं आता है। जो कोई नॉन रिस्क होती है ना तो करेक्शन नहीं आता है, अननोन रिस्क से करेक्शन आता है। ओके ओके, वो तो हम बात कर रहे हैं। और अभी अचानक कुछ कल सुबह कोई धमाका हो जाए, कुछ कोई यू नो कोई न्यूज़, तो अलग बात है। तो मार्केट इज नेवर वरीड अबाउट रिस्क, मार्केट इज ऑलवेज वरीड अबाउट अनसर्टेनिटी। मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, राइट? मार्केट को एक बार पता चल गया भूकंप आया, इतने लोग मर गए, इकोनॉमी तबाह हो गई, मार्केट एक बार का रीएडजस्ट कर लेता है। बट एटलीस्ट पता है कि आप कोई और झटके नहीं है, मतलब। बट कोई ऐसी चीज की जहां अनसर्टेनिटी है, जैसे कोविड हुआ था तो अनसर्टेनिटी था क्या होगा। दैट्स हाउ मार्केट करेक्टेड 40%, ओके, राइट? सो द रिस्क हैज टू बी एन अननोन रिस्क फॉर मार्केट्स टू फॉल बाय 20-30%. इट कांट बी अ नोन रिस्क. अब ट्रम्प कल को वापस कुछ टैरिफ पे बोल देना, मार्केट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4-5% की जगह सब 20% नहीं टूटेगा. यस. तो इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ इज डूइंग वेल ओनली, ऐसा कोई रिस्क दिख नहीं रहा है. इसलिए 5-10% से ज़्यादा करेक्शन दिख नहीं रहा है. मैं फिर भी 10-15% ड्राई पाउडर रखता हूँ मेरे, यू नो. व्हाट इज ड्राई पाउडर? मतलब 85% आई एम इन्वेस्टेड, 50% इज इन कैश. अच्छा. एंड वाई आई कीप दिस ड्राई पाउडर? बिकॉज मेरे लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ थ्रू म्यूचुअल फंड, वेयर विच एवर कंट्री आई फील कि जहाँ सस्ता है, या विच एवर एसेट क्लास. ठीक है, आज तो गोल्ड भी ऊपर है, क्रिप्टो सब ऊपर है, बट सब चीज़ें एक साथ ऊपर नहीं जाती है. तो ये ड्राई पाउडर कब काम आता है कि जो चीज़ एकदम हेटेड है, कोई सेक्टर, कोई एसेट लोकेशन, तो उसको ड्राई पाउडर काम आना चाहिए. ओके ओके. तो 10-15% ड्राई पाउडर ऑलवेज कीप टू बाय लो एंड सेल हाई. ओके ओके. और इसमें एक और आपका एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है, पेंडुलम स्ट्रैटेजी. उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना तो वही वाली बात है कि पेंडुलम इन अ क्लॉक, पेंडुलम मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. स्टॉक मार्केट भी क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म का एवरेज रिटर्न 12-13-14% है. पर पिछले 50 सालों में मार्केट ने 12-13-14% रिटर्न 2 या 3 बार ही दिया है. करेक्ट. कई बार 25 दिया है तो कई बार -10 दिया है. तो सबका एवरेज करते तो 12-13-14 आता है. बट लोगों को लगता है हर साल 12-13-14 आना चाहिए. तो आप पैसा कैसे बनाओगे? जब ज़्यादा टाइम अगर मार्केट माइनस में गया है तब आप डालते हो, और जब +25 +30 में क्लोज होता है तब आप निकालते हो. मतलब पेंडुलम मतलब एक्सट्रीम्स पे डालो या एक्सट्रीम पे निकालो. दिस इज हाउ यू विल मेक मनी. ओके. रिमेनिंग 90% ऑफ द टाइम डू नथिंग. अभी वाला जो काम है, अभी वाला जो टाइम है, डू नथिंग वाला टाइम है. कुछ नहीं करना है. ओके. कोविड पे जो टाइम था, बाय एग्रेसिवली. यस. राइट. और मान लीजिए लास्ट ईयर जो PSU में बेचा, वो टाइम था मेरे लिए टू सेल PSUs, नॉट ऑल मार्केट. यस यस यस. बट
हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कोई तेज़ी आती है जैसे यू नो, तो उस वक्त वो पेंडुलम अगर राइट साइड लग रहा है मुझे तो निकलो और लेफ्ट में तो खरीदो, अदरवाइज कुछ मत करो। ओके ओके ओके। तो बहुत बार हमारे क्लाइंट्स हमको बोलते हैं, अरे गजेंद्र सर आप 5-5 साल हो गए हमने पोर्टफोलियो चेंज ही नहीं किया। ओके। यू नो, तो मतलब क्यों करना है, वो पेंडुलम दिखाई नहीं रहा राइट और लेफ्ट, यू नो वहाँ तक गया ही नहीं है। सही बात है। और जिस दिन मैं अपना बेचूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी बेचना है। मतलब इफ आई एम नॉट कन्विंस आई वुड सेल माइन एंड आई विल टेल यू ऑल्सो, बट मुझे अगर कन्विक्शन नहीं है बेचना तो मैं क्यों आपका बेचूं मैं। यस यस। दैट्स द थिंग। तो अभी के रिलेटेड ना कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था ना कि लंबा बैठना है, बेचना नहीं है, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर लॉस में है तो क्यों ना इस साल बेच के टैक्स हार्वेस्टिंग कर ले, तो उसके ऊपर आपका क्या थॉट है? नहीं, मेरा मानना है कि लॉस में होगा क्यों। मैंने मेरी स्ट्रेटजीज में मैंने हमेशा बाई लो में खरीदा तो लॉस में आएगा कहाँ। लॉस में कब आते हो आप? अगर मैंने एकदम ऊपर में खरीदा और फिर अब वो 30% डाउन है तो लॉस में आएगा ना। यस यस यस। मेरे ट्रेड में लॉस बहुत कम ही होते हैं और मेरे ट्रेड में बाय द वे लॉस हो भी गए। मैंने आज खरीदा 5% का लॉस हो गया तो मैं तो और एग्रेसिवली खरीदूंगा। फिर 10% का और नीचे चला गया मेरे लेवल से, देन आई विल गो सुपर एग्रेसिव। आई विल कीप ऑन एडिंग एट दोज लेवल्स। यस यस यस। तो मुझे मालूम है कि क्योंकि आई कांट नो द बॉटम, राइट, आई कांट नो द बॉटम, बट आई नो कि इट इज डाउन बाई 30-40%, ले लो। मैंने लिया, उसके बाद और 10% नीचे आ गया, ले लो और ले लो और ज़्यादा ले लो, उसके और नीचे गिरा तो और ज़्यादा ले लो। कभी तो वो रिवर्सल करेगा, तो वेट करो उसके बाद चुपचाप। Okay, okay, okay. So one thing is I never have to worry about money supply. I can buy at any levels to any extent. I don't have to worry about money supply. बहुत लोगों की ये एडवांटेज नहीं होती है, मनी सप्लाई खत्म हो जाती है ना सैलरीड में, तो एटलीस्ट हमारा वो 15% क्वेश्चन बहुत काम आ जाता है। एंड हम लोग रात दिन ट्रेड नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत सोच समझ कर लेते हैं, जो लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लेते हैं, बट जब एक बार बना लिया तब फिर डीप जाना तो डीप जाते हैं। यस यस यस। जनरली सो फार all these things have worked out. So for me this tax harvesting thing doesn't work because मैं कभी हाई पे खरीदता ही नहीं हूँ, तो नुकसान कहाँ से होएगा। एंड कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर मार्केट क्रैश हुआ है, ये हुआ है, उस टाइम अगर पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड है, तो अगर म्यूचुअल फंड को मैं गिरवी रखे, म्यूचुअल फंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बढ़ता है ना, तो ऐसे लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत रिस्की स्ट्रेटेजी है, बहुत रिस्की है। रिस्की 99% लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि वो मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया, आपने लोन ले लिया, पेपर पे सब राइट है, स्ट्रेटेजी इज वेरी राइट, बट मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। मतलब आपकी इनकम सोर्स जहाँ से आ रही है वहाँ अगर वो आनी बंद हो गई, आपने लोन तो ले लिया, आप इंटरेस्ट भी देना है आपको, राइट। और देखो, जब मार्केट बहुत खराब होता है ना, उस वक्त आपकी इनकम में भी प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी जॉब है, कोविड, आप जस्ट रिवाइंड टू कोविड सिनेरियो, 40% मार्केट डाउन है, ग्रेट टाइम टू टेक अ लोन अगेंस्ट पोर्टफोलियो। आपने लोन लिया, अचानक पता चला नौकरी चली गई, अब तो आप ब्याज चुकाओगे कैसे? तो फिर तो बैंक को तो लोन बैंक को तो फोर्स सेलिंग करनी पड़ेगी ना, राइट। आप बिजनेस कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, अचानक धंधे बंद हो गए, बिजनेस इज क्लोज्ड, आपकी इनकम आएगी कहाँ से? So it's a very, very risky strategy. It's highly profitable if you're able to execute, but let me tell you, 1 in 1,000% can go right. Okay. उस वक्त आप बहुत चीज़ें आपका राइट होने पड़ेगी. You need luck, big luck, courage, right? Everything to play out in your favor. Okay. So I wouldn't recommend this for, and you need to be super experienced person, क्योंकि मैंने हाथ खोए हैं, मतलब मैंने नुकसान किया है बाय गोइंग फॉर लेवरेजिंग इन 2007-8, राइट। इट कैन बर्न यू दिस थिंग, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Okay. हाँ, मतलब नॉट रिकमेंडेड। Okay. And one final question before we close the podcast. आपने ये बताया कि by 50 you want to reach 100 crore corpus in mutual funds, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, तो आर यू ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट टू अचीव दिस? और एक और ये भी है ना कि जब कैपिटल बढ़ जाता है तो रिटर्न्स भी कमाने मुश्किल हो जाते हैं। देखिए, 100 करोड़ ये जस्ट एक नोशनल, वो मूवी 1 इडियट मूवी में उसने 100 करोड़ बनाया, इसलिए वो 100 करोड़ बनाने हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ गोल्स 100 करोड़ इज अ बिग नंबर। गोल्स में कभी 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी नहीं। यस। तो
आई एम नॉट वेरी फसी कि मुझे इसलिए दिखाना है कि उस मूवी में करके दिखाया था, बस वही एक टारगेट है. कौन से मूवी में? इट्स अ शॉर्ट मूवी, वन इडियट ऑन यूट्यूब. अच्छा. आधे घंटे की मूवी है. दिस मूवी चेंज माई लाइफ. ओके. इट्स अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम. ओके. कि कैसे नॉर्मल आदमी भी बहुत अच्छा पैसा बना सकता है. मतलब इट वाज सच अ सिंपल मूवी. ओके. ओके. सो 100 करोड़ बन जाएंगे, उसके बाद ही 100 का 200 400 सब होगा, क्योंकि इट्स अ नंबर गेम ना. मैं जब 100 करोड़ ही खर्चा नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो कंपाउंडिंग वहाँ पे भी चलती रहेगी. तो इट विल बिकम, माई टारगेट वॉज 100 एंड आई विल स्टिक टू 100. 100 होने के बाद मुझे 200 के रेस में नहीं जाना या 400 के रेस में नहीं जाना, वो नहीं जाना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये 100 करोड़ बन जाता है, आई एम नॉट श्योर कि रिटर्न्स, अगर ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स कम होंगे तो मेरा भी कम होगा ओवरऑल. बट अगर ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स देते हैं तो आई डोंट थिंक माई पोर्टफोलियो साइज हैज़ एनी टू. मतलब इफ आई पुट बल्क ऑफ माई पोर्टफोलियो इन एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, I may continue to earn that kind of return. Okay. Just as Warren Buffett at 95, entire money is in 8 stocks only. Yes. Right? Yes. Of course, problem क्या है कि with the level of cash he holds, the ideas which he will get may not be very much in the market. Yes. जैसे आज मैं 15% कैश में बैठा हूँ और अगर आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो that cash is earning sub optimal return. वो हो सकता है. But जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई वुड लाइक टू गो सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर एग्रेसिव ऑन दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी. ओके. एंड फाइनली अगर कोई 22 ईयर ओल्ड है एंड इफ अगर उन्हें एक कॉर्पस बिल्ड करना है, Correct. आपने ये बोला ना कि चॉइस होना चाहिए कि मतलब अगर जॉब पसंद नहीं आ रहा है हाँ. तो जॉब छोड़ के अच्छे जॉब में या Yes. मतलब पसंद आ, ऐसे चॉइसेस के लिए अगर उन्हें एक फाइनेंशियल कॉर्पस बिल्ड करना है बाय द एज दे आर ऑफ 35 और 40, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सो पहले तो मैं यही सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि पहले तो आप कॉर्पस बनाइए कि उस जॉब से निकल सके. दैट्स द बिगेस्ट एडवाइस विच very few people know about this. If you are not in a job where you enjoy, first build 2 years of corpus. कि मैं sabbatical जाना पड़ा या 2 साल नौकरी नहीं मिली तो भी है, but I can't tolerate this boss now anymore. Yes. और I can't tolerate this environment. Yes. और I don't enjoy my work. मुझे यहाँ से छुट्टी लेनी है. Okay. फिर मैं फिगर आउट करूँगा क्या है. 2 साल का या 1 साल का आपके पास लीवे रहता है तो आप सोचो, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है. आप टाइम ले सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले सकते हो. बिकॉज अगर आप कोई चीज़ एंजॉय नहीं कर रहे थे, कुछ गलत एनवायरनमेंट में थे, तो आपको ब्रेक चाहिए. देन थिंक विथ फ्रेश माइंड एंड देन थिंक कि व्हाट यू लव एंड एंजॉय, ट्राई करो. ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली मिलेगा, 4-6 महीना लगेंगे. तो इसलिए 2 साल तक का आप वो रिजर्व बना के रखो, तब तो होपफुली आपको मिल जाए. भले ही 75% पे पैकेट मिले, 50% सैलरी मिले, अगर आपका घर चल पा रहा है उससे, भले ही आप सेव नहीं कर पा रहे हो, I am quite okay with that. Okay. At least I am happy that you are happy right now. ठीक है. फिर धीरे धीरे कुछ पैसा आप बनाओगे, उससे आप अपस्किलिंग करो उसी फील्ड में, तो उससे आप और पैसा बनाओगे. राइट. कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं. मुझे बिकॉज द बिगेस्ट कैपिटल एट 22-24 इज यू योर सेल्फ. इट इज योर ह्यूमन कैपिटल एंड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दैट कैपिटल. फाइनेंशियल कैपिटल कैन वेट. राइट. एक लेवल ऐसा आएगा जब आप का स्किल आपके लिए पैसा बनाएगा. तब आपके पास सेविंग भी होगी, तब आप 2 पैसे बचा के इन्वेस्ट भी कर पाओगे. तब हम वहाँ पे एग्रेसिवली फिर जाना चालू करेंगे आपके रिटायरमेंट गोल्स वगैरह. उसमें भी एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 20% पैसा आप जो सेव करते हो, बस उस पैसे को आप कभी टच मत करना. चलो आप मान लीजिए 1 लाख की SIP कर सकते हो, आप 1 लाख की SIP कर भी रहे हो, 20,000 की SIP आप लॉन्ग टर्म के लिए करना, रिटायरमेंट के लिए, उसको टच मत करना. बाकी 80% आपको बीच में ब्रेक करनी है, जो करना है आप कर देना. बिकॉज वो 20% SIP आपकी रिटायरमेंट और आपके बहुत खराब समय के लिए है. कल को अगर वैसा टाइम आया, AI के कारण जॉब चलेगी, कुछ चलेगी. बाकी 80% SIP में आपको घूमने जाना है, आप कुछ भी करना है, बच्चों की पढ़ाई, शादी, जो करना है आप उसके लिए करो. राइट. बट खाली वो 20% SIP को आप लॉन्ग टर्म, उससे यू विल बी एबल टू सी कंपाउंडिंग पावर एंड दैट 20% वुड बी गुड इनफ फॉर योर रिटायरमेंट ऑल्सो. अगर आपने 20-30 साल आपने उसको चला ली, इट्स एज सिंपल एज दिस. एब्सोल्युटली. एंड आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही अलग पॉडकास्ट था, जहाँ पर ना आपने रिस्क के बारे में बात किया, ना आपने कोई मतलब बहुत बड़ा कुछ तीर चलाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया. बहुत ही सिंपल तरीके से ना कैसे वेल्थ बिल्ड किया जा सकता है. यू thought it like very very excellently. Thank you so much for that and thank you so much for your time. Pleasure Bharat, thank you for having me. I hope हमारे viewers को ये बहुत simple लगा because as you rightly said it's simple. Yes.
We don't need to make it complicated. Yes, absolutely. Or not just in investing, but in life also. Think anything where the first answer has to be simple answer. और आप ऐसा सोचो कि मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एक बच्चा भी समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है. Then I think you're doing something right. Absolutely. Thank you so much for your time. Yeah.